हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैं हूं अरुण और आप सभी लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ कक्षा 11वीं के गणित विषय के लिए। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है, मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी आप सभी विद्यार्थियों को कक्षा 6 से लेकर 12 तक जो कुछ भी पढ़ाते हैं वो पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाते हैं। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस अध्याय को पढ़ चुके हैं जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हम लोग अभी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहां पर आप द्विपद प्रमेय को समझते हैं। द्विपद प्रमेय के कुछ सवाल हैं जो आपको परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकते हैं, या उनके कॉन्सेप्ट तो निसंदेह आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी होंगे ही होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रश्न के बारे में, इस अध्याय के बारे में, जिसके बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न होते हैं, बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न होते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि द्विपद प्रमेय होता क्या है या द्विपद प्रमेय होती क्या है। प्रमेय, द्विपद प्रमेय के बारे में जहां तक मैं बात करूं तो सबसे पहली जो द्विपद प्रमेय है वो आप कक्षा 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़कर आए हैं, वो दैट इज a प्लस बी का वर्ग। अब यहां एक शब्द होता है द्विपद। द्विपद का मतलब है ऐसे पद जो भिन्न हो और दो पद हो, जैसे x का वर्ग प्लस 1। यहां आप जब तक आपको x का मान पता नहीं हो इन दोनों को जोड़कर एक चीज नहीं लिख सकते। जैसे आपको बोला जाए कि a प्लस बी, जहां a और b के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, हो सकता है दोनों समान हो लेकिन हमारे लिए भी a और b है। जैसे x प्लस 1, जैसे x का वर्ग प्लस x। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि क्या यह एक द्विपद है, नहीं, ये दोनों जुड़कर हो चुके हैं एक पद। 3x के वर्ग और 4x के वर्ग, चूंकि ये दोनों पद एक ही जैसे हैं, इन दोनों पदों की जो घात है वो समान है, इसलिए ये जुड़ गए। ठीक है, क्या अभी ये एक द्विपद हो सकता है? हां, ये एक द्विपद है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जुड़कर एक ही चीज बन जाएंगे, 4x की घात 2 प्लस x। ठीक है क्या? तो सबसे पहले द्विपद मतलब दो भिन्न पदों वाला एक बहुपद होता है, जिसे अपन द्विपद कह सकते हैं। अब द्विपद प्रमेय का मतलब है कि यदि आप दो भिन्न पदों वाले किसी पद के बारे में बात करें और आप उसकी घात n करना चाहें, जहां पर n एक पूर्ण संख्या हो सकती है। मतलब अगर आप a प्लस बी की घात 0 करें तो वो 1 आता है। किसी भी संख्या की घात जो 0 है वो 1 आती है। अगर आप a प्लस बी की घात 1 करना चाहें तो वो a प्लस बी के बराबर है। ठीक है, अगर आप a प्लस बी की घात 2 करना चाहें तो वो a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग होती है। अगर आप a प्लस बी की घात 3 करना चाहें तो वो होती है a की घात 3 प्लस 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b की घात 3। यदि आप a प्लस बी की घात 4 करना चाहें तो वो होती है a की घात 4 प्लस 4a की घात 3b प्लस 6a की घात 3b की घात 3 प्लस 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4। मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है, मैंने आपको प्रश्न जब अध्याय पढ़ाया था बोला था कि याद कर लेना। कोई बात नहीं भी याद है तो। परंतु यदि आपसे कोई बोले कि a प्लस बी की घात 5 कितनी है, शायद हमें याद ना हो। a प्लस बी की घात 10 कितनी है तो हम शायद अब भूल जाएं, मतलब याद ही ना रहे। अगर कोई बोले इसी केस में कि a प्लस बी की घात 1000 कितनी होगी तो हम नहीं निकाल सकते। सही बात है, नहीं निकाल सकते, फॉर्मूले याद नहीं रख सकते। तो इन सभी सूत्रों को याद रखने से बचने के लिए एक प्रमेय दी गई है जिसका नाम है द्विपद प्रमेय। एक छोटा सा फॉर्मूला है, छोटा सा एक्सप्रेशन है, याद रखना है बस। ठीक है। सबसे पहले द्विपद प्रमेय के बारे में अगर बात की जाए तो ये क्या होती है, देखिए, अगर बोला जाए कि a और b नाम की दो संख्याएं हैं या a और b नाम के दो पद हैं जो अलग अलग हैं और आपको इनकी घात n करनी है। अब n का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 10 15 20 हजार कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा कि a और मतलब n जो है वो एक यहां पर पूर्ण संख्या है। किसी किसी किताब में n को प्राकृत संख्या कहा जाएगा, चिंता की बात नहीं है। पूर्ण संख्या का केस में 0 हटा दोगे तो प्राकृत संख्या बन जाएगी। 0 वाले केस में मान हमेशा 1 आता है, अपन देख चुके हैं। खैर, अगर ये निकालना है
तो आपको क्या क्या देखना है उसके बारे में डिस्कस करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको लिखा जाएगा NC0, मतलब सबसे पहले इस पर टारगेट करेंगे। NC0 आप a की घात n कर दीजिए और b की घात कर दीजिए 0। क्या ये बात ठीक है? कैसे याद रखना है वो देख लो। सबसे पहले यहां पर फिर से n लिखना है, यहां एक चीज बढ़ानी है NC1, a की घात एक कम कर देनी है, तो a की घात एक कम की तो n-1 और b की घात एक बढ़ा देनी है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पद आएगा उसमें n की घात या NC2 हो जाएगा, a की घात एक और कम हो जाएगी, b की घात एक और बढ़ जाएगी। ऐसे यदि मैं अंतिम पदों तक जाने की कोशिश करता हूं तो आखिरी वाला जो पद है जहां पर ऐसी कोई संख्या मिलेगी कि NCn-2 a की घात ऐसी हो जाएगी और b की घात n-2 हो जाएगी। उसके बाद NCn-1 तो a बचेगा और b की घात n-1, और आखिरी में NCn a की घात 0 b की घात n। अब याद कैसे रखना है वो देखो। आपको हर बार NC1 NC2 NC3 तो करना है, तो सबसे पहले तो यहां तो n रखना है, चिंता की बात नहीं है, सब दूर यहां पहले n तो रखना ही है। जो संख्या यहां लिखी है वो सीधी की सीधी b की घात में चली जाएगी। देखो b बाद वाली संख्या है, a प्लस b में b जो है वो बाद वाला पद है। अगर यहां 1 है तो यहां पर 1 है, यहां 2 है तो यहां पर 2 है, यहां n-2 है तो यहां n-2, यहां n-1 है तो यहां n-1, और यहां n है तो यहां n। उसके बाद जो ये चीज लिखी है ना वो a की घात में कम हो जाएगी, तो n a की घात n-0, a की घात n-1, a की घात n-2, a की घात n-2, या n में से अगर आप n-2 करोगे तो आपको a की घात 2 मिल जाएगी, इसलिए ये 2 लिखा हुआ है। अगर इसके बारे में बात करोगे तो n में से अगर n-1 कम किया तो 1 मिलेगा, और आखिरी में a की घात n-n मतलब 0 हो जाएगा, इसीलिए a की घात 0। तो ये होता है द्विपद एक्सपेंशन। क्या ये बात ठीक है? जिसे बोलते हैं द्विपद प्रसार, मतलब आपने a प्लस b की घात n का प्रसार किया हुआ है। मैं आपको छोटा सा एक फॉर्मूला यहां पर सिद्ध करके दिखा देता हूं। यदि आपसे कोई पूछे कि a प्लस b की घात 4 कितनी है, कितना? a प्लस b की घात 4, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? n का मान 4 है तो 4c0, a की घात 4 b की घात 0, फिर अपन 4c1 करेंगे, a की घात 1 कम कर देंगे 4 से और b की घात 1 बढ़ा देंगे, फिर अपन 4c2 करेंगे, ठीक है, a की घात एक और कम कर देंगे, b की घात एक और बढ़ा देंगे। उसके बाद 4c3 करेंगे, a की घात एक और कम कर देंगे, b की घात एक और बढ़ा देंगे, तो 4 से 1 कम हुई 3, 3 से 1 कम हुई 2, 2 से 1 कम हुई 1, और फिर आ जाएगा 4c4, जिसका मतलब हो जाएगा a की घात 0 b की घात 4। यहां पर ये जो NCR होता है ना, आपको जो यहां पर दिया गया है, जो NCn-1 या NCR होता है उसका सूत्र आपको पहले से पता है, n फैक्टोरियल भाग दे दीजिए n-r फैक्टोरियल का r फैक्टोरियल में। ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको NC0 निकालना है, NC2 निकालना है, मतलब क्रमचय संचय में जो संचय की परिभाषा थी, n भिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं का चयन, उसी का फॉर्मूला ये NCR वाला। तो बस यहां पर भी हमें वही लगाना है। क्या क्या फॉर्मूला लगाना है देखो फटाफट। आपको पता है कि 4C0, अगर आप छोटे छोटे फॉर्मूला देखने की कोशिश करें तो 4C0 4C4 के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है 1। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है कि NC0 सदैव NCn के बराबर होता है, जिसका मतलब होता है 1। तो ये दोनों पद तो हो गए 1 1 के बराबर। उसके बाद अगर NC1 कहो
या NCN-1 कहो, यह सदैव 1 होता है। NC1 मतलब 4C1 और NCN-1 मतलब 4C 4-1 मतलब 3, इसका मान सदैव 4 होगा, n के बराबर होगा। तो ऐसे भी अपन याद रख सकते हैं कि इन दोनों का अंतर जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, उसके बाद 4C 2 निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था कि 4 से एक संख्या कम कर दो, भाग दे दो 2 से, जवाब आ जाएगा 6। तो बस जो जो ये मान है उनकी जगह रख दो, तो आपको फॉर्मूला मिल जाता है a प्लस बी की घात 4 का। 4C 0 की जगह 1, a की घात 4 तो a की घात 4, b की घात 0 मतलब 1। ठीक है, 4C 1 की जगह 4, a की घात 3 का मतलब a की घात 3, b की घात 1 का मतलब b। उसके बाद 4C 2 की जगह 6, ठीक है, उसके बाद a का वर्ग और b की घात 2, फिर 4 आ जाएगा 4C 3 की जगह a 1 बार, b की घात 3 बार, 4C 4 की जगह पर 1, a की घात 0 भी 1, b की घात 4, तो 1 गुणा 1 गुणा b की घात 4, b की घात 4। तो यह सूत्र होता है a प्लस b की घात 4 का। अब अगर यहां 5 निकालना है तो n का मान 5 रखो, पदों की संख्या बढ़ती चली जाएगी और प्रसार आपके सामने आता चला जाएगा। यहां a और b कुछ भी हो सकते हैं, a और b कुछ भी हो सकते हैं, मतलब यहां पर a का मान अगर 10 रखोगे, b का मान 19 रख दिया, तो 19 की घात 4 कैसे निकाल सकते हैं ये आपके सामने आ जाएगा। हालांकि 19 की घात 4 अपन 19 का 4 बार गुणा करके निकाल लेंगे, पर ऐसे बहुत से सवाल और भी हो सकते हैं। अगर यहाँ 4 घात की जगह 400 घात होता तब शायद आप परेशान हो जाते, है ना। चलिए, अब हमें इतना भी मतलब परेशान नहीं होना इसमें, ये हमारे लिए फॉर्मूला है और हमारे लिए यही मेन फॉर्मूला है जिसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। और प्रश्न के अनुसार या आप इस फॉर्मूले को यहां पर भी देख सकते हैं जो कि लिखा है। ठीक, हाँ, r जो है वो 0 से n के मध्य कुछ भी हो सकता है, इस बात को भी जरूर याद रख लेना कि हम जो यहां पर r लिख रहे हैं वो 0 भी हो सकता है और n भी हो सकता है, और 0 से n के मध्य कुछ भी हो सकता है। जब अपन NCR की परिभाषा ऐसे देते हैं तो NCR का मतलब है n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। r फैक्टोरियल या किसी भी संख्या n के फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसीलिए आपको यहां पर फॉर्मूले में ऐसा कुछ चिन्ह दिया हुआ है, ये वाला चिन्ह, ये फैक्टोरियल का ही चिन्ह होता है। चलिए, क्या ये चीज क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। 1 बाय 1 कुछ छोटी छोटी बातें हैं। अगर a प्लस बी की घात n का प्रसार करेंगे तो आपको कुल पद मिलेंगे n प्लस 1। जैसे मान लीजिए आपने a प्लस बी की घात 2 किया था, है ना। अगर आपने a प्लस बी की घात 2 किया तो इसका मतलब था a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। तो यहां n का मान 2 था, है ना, n का मान कितना था? 2 था, तो पद कितने आए? तो n का मान जब 2 था तो पद आए 3, n का मान 2, 1, 2 और 3। यदि यहीं पर मैं a प्लस बी की घात 3 करता हूं तो पदों की संख्या हो जाएगी a की घात 3, 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b की घात 3। तो यहां पर पदों की संख्या कितनी हो गई? 4, जब घात कितनी थी? 3 थी। तो अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि यदि ये n है तो ये n प्लस 1 है। 3 को क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 1, 4 को 3 प्लस 1, तो जितना n उससे एक ज्यादा पद। सीधी सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि a प्लस बी की घात 50 में कितने पद होंगे, तो पद होंगे 50 प्लस 1 मतलब 51। अगर आपसे कोई पूछे कि x प्लस 2y में 2y की घात अगर 20 कहते हैं, इसमें पद कितने होंगे, तो इसमें पद होंगे 20 प्लस 1 मतलब 21। जितना पदांक है या घातांक है उससे 1 बढ़ा दो। घातांक मतलब ये जो संख्या है जो घात में लगी है उसे घातांक कहते हैं, घात का अंक, घातांक। तो जो n है उससे एक संख्या आगे बढ़ा दो तो मिल जाते हैं कुल पद। ये कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है जो आपको याद रखने हैं द्विपद प्रमेय में। चलिए, प्रसार में a की घात या प्रथम पद में a की घात द्विपद की घात के बराबर है,
प्रत्येक उत्तरोत्तर पद में a की घात घटती जाती है और b की घात बढ़ती जाती है। ऐसा तब तक होता है जब तक b की घात द्विपद की घात के बराबर ना हो जाए। मतलब आप यहां पर देखिए, गौर कीजिए इस स्टेटमेंट को जो कि आपको यहां पर लिखा गया है। अगर मैं कहूं कि हर प्रसार में, इसे हटाते, इसे भी हटाते, इसे भी हटाते, ठीक है, a की जो घात है वो सबसे पहली जो घात है वो n के बराबर है। हाँ सर, n के बराबर है और b की घात 0 है। फिर a की घात 1 बढ़ती गई और घटती गई, b की घात 1 बढ़ती गई, फिर एक और घात कम हो गई, फिर एक और बढ़ गई। ऐसा कब तक चला? जब तक कि b की घात n नहीं हो गई। शुरू में a की घात n थी, b की घात 0 थी, आखिरी वाले पद में a की घात 0 हो गई, b की घात n हो गई। ये यहां पर कहना चाहते हैं स्टेटमेंट की मदद से। क्लियर है? क्लियर है। किसी भी पद में a एवं b के घातांकों का योग n होता है, यह काफी महत्वपूर्ण है। n मतलब द्विपद घात के बराबर। देखिए, ये जो पहला पद है, यहां a की घात n है और b की घात 0 है, योग कितना? n। दूसरे पद में a की घात n-1 है और b की घात जो है वो n है, 1 है, जोड़ोगे तो कितना आएगा? n आएगा। तीसरे पद में a की घात n-2 है और b की घात 2 है, जोड़ने पर n आ जाएगा। इस वाले पद में a की घात 2 है और b की घात n-2 है, जोड़ोगे तो फिर से n आ जाएगा। यहां पर a की घात 1 है और b की घात n-1 है, जोड़ने पर फिर से n आ जाएगा। यहां पर a की घात 0 और b की घात n है, जोड़ने पर फिर से n आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है, किसी भी द्विपद प्रसार में एक, इसे पद कहा जाता है, यह भी एक पद है, यह भी एक पद है। तो इन हर पद में कुल कितने या जितने भी a और b की घातें हैं उनका योग कितना है? सदैव इस n के बराबर ही रहेगा। किसके बराबर? इस n के बराबर ही रहेगा। यह बात नोट करने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ये हो जाता है। चलिए, जैसे छोटा सा उदाहरण अगर मैं लूं, वही a प्लस बी की घात 2, a की घात 2, 2ab प्लस b की घात 2। देखिए यहां पर a की घात कितनी? 2। यहां पर a की घात 1, b की घात 1, दोनों को मिला के जोड़ा तो कितना मिला? 2। यहां पर b की घात 2। तो हर पद में जो घात है टोटल a और b की, यहां b की घात 0 है। इस वाले का मतलब कितना है? a का वर्ग b की घात 0, दोनों को जोड़ा तो ये भी आया 2। यहां पर इसका मतलब कितना है? a की घात 0, b की घात 2, दोनों को जोड़ा तो 0 प्लस 2, मतलब कितना आया? 2। तो हर पद की जो घात है वो n के बराबर है, मतलब 2 के बराबर है। अपन ने ये चीज वेरीफाई कर ली है। चलिए, तीसरा, प्रसार में गुणांक एक प्रतिरूप या पैटर्न का अनुसरण करते हैं जिसे पास्कल त्रिभुज कहा जाता है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब इसकी मदद से आप a प्लस बी की घात 5 तक संख्याओं को आसानी से याद रख सकते हैं। मतलब आपको a प्लस बी की घात 2 पता है, a प्लस बी की घात 3 पता है, a प्लस बी की घात 4 याद कर लेंगे, a प्लस बी की घात 5 मुश्किल है। तो अपन मतलब कुछ कुछ घातों तक याद कर सकते हैं, हमें हर बार द्विपद प्रमेय करने की आवश्यकता नहीं। जिसे मतलब और एक स्पेशल जो पैटर्न है उसे इनके जो घातांक है या गुणांक है वो एक पैटर्न का अनुसरण करते हैं, है ना। जैसे ये जितने भी है ना, जैसे ये जो संख्या लिखी हुई है NC0, ये पहले पद का गुणांक है। गुणांक मतलब उसके आगे जो गुणा है। ये दूसरे पद का गुणांक है, ये तीसरे पद का गुणांक है, ये चौथे पद का गुणांक है, ये पांचवें पद का गुणांक है, और ये मतलब ये आखिरी वाले पद का गुणांक है, ये आखिरी से एक पहले वाले पद का गुणांक है। अब इन गुणांकों का जो पैटर्न है वो एक फिक्स पैटर्न है जिसे अपन कहते हैं पास्कल त्रिभुज। अब पास्कल त्रिभुज क्या होता है उस पर ध्यान देना है आप लोगों को। यदि मैं कहता हूं a प्लस बी की घात 0, ठीक है, तो यहां आप लिख दीजिए 1, मतलब सिर्फ 1 आता है, ठीक है। अब अगर अपन कहते हैं a प्लस बी की घात 1, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 1 को यहां 2 कॉर्नर पे और लिख देना है बस। इसका मतलब है कि जब a प्लस बी की घात 1 होगा
तो 2 पद आएंगे। एक से ज्यादा कितने पद होंगे? 2 पद होंगे। 2 पद में पहले पद में a की घात 1 आएगा, दूसरे पद में भी a की घात 1, b की घात 1 आएगा। इससे ज्यादा तो कोई संभावना नहीं है। अब पहले पद में a के आगे ये संख्या गुणा रहेगी 1, दूसरे पद में या b के आगे 1 गुणा रहेगी, तो ये मिल जाता है a प्लस बी। कितना मिल जाता है? a प्लस बी, जो कि a प्लस बी की घात 1 होता है। यहां तक तो सब कुछ अच्छा है। जब आता है a प्लस बी की घात 2, तो क्या करना है उस पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए फिर से। इन a को अपन थोड़ा सा यहां शिफ्ट कर देते हैं और इस 1 को भी यहां शिफ्ट कर देते हैं, और इन दोनों को जोड़कर आप यहां लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ा और यहां लिख दिया, तो ये कितना हुआ? 1 प्लस 1 2। अब देखिए a प्लस बी की घात 3 में, a प्लस बी की घात 2 में कुल 3 पद आएंगे। पहले पद में a की घात 2 होगा, दूसरे पद में a की घात 1 कम हो जाएगी, b की 1 बढ़ जाएगी, और अगले पद में b की घात फिर से 2 हो जाएगी। अब इनके गुणांक कितने होंगे? तो पहली वाली संख्या के आगे ये 1 लिखा रहेगा, जिसको लिखने का कोई मतलब नहीं, 1 लिखो या मत लिखो। दूसरी वाली संख्या के आगे, दूसरे वाले पद के आगे 2 लिखा रहेगा, और तीसरे वाले के आगे फिर 1 लिखा रहेगा। तो क्या a प्लस बी का वर्ग a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग हुआ। यहीं पर अगर अपन a प्लस बी की घात 3 के बारे में बात करते हैं, तब भी इस 1 को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दीजिए, और यहां पर भी थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? फिर से सेम कॉन्सेप्ट। इन दोनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, तो देखो यार, इन दोनों को जोड़ा तो 3 आया, इन दोनों को जोड़ा तो 3 आया। a प्लस बी की घात 3 जो है, इसके अंदर a की घात सबसे बड़ी मिलेगी 3, फिर a की घात 1 कम, b की घात 1 बड़ी, फिर a की घात 1 और कम, b की घात 1 और बड़ी। यही होगा? हां जी। और उसके बाद आखिरी में b की घात 3, मतलब a की घात 0 हो जाएगी, क्योंकि a की घात 1 के बाद अगली घात कम होगी तो 0 हो जाएगी। ओके, a की घात 3 के आगे 1, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। a की घात 2, अगला जो पद है उसके आगे 3 लिखा रहेगा, उसके बाद वाले पद के आगे भी 3 लिखा रहेगा, अगले वाले के आगे 1 लिखा रहेगा। लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो। तो a प्लस बी की घात 3, a की घात 3, 3 a की घात 2, 3 a b की घात 2 प्लस b की घात 3। नाउ a प्लस बी की घात 4। अब a प्लस बी की घात 4 का मतलब है, इसे आप यहां लिख दीजिए और इसे लिख दीजिए यहां पर। फिर वही करना है। क्या करना है? इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, और इन दोनों को जोड़ना है। अब ये तो हुए 4, ये हुआ 6, ये हुआ 3। तो अगर मैं a प्लस बी की घात 4 निकालना चाहूं, तो a प्लस बी की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा? इसे यहां लिख देते हैं थोड़ा सा यार, स्पेस की वजह से। देखिए, सबसे पहले तो a की घात 4 मिलेगा, फिर a की घात 1 कम होगी और b की घात बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर a की घात 1 और कम होगी, b की घात 1 और बढ़ जाएगी, फिर a की घात 1 और कम, b की घात 1 और बढ़ जाएगी, और आखिरी में a की घात 0 हो जाएगी, b की घात हो जाएगी 4। अब इनके गुणांक कैसे लिखना है? पहले के आगे 1, ठीक है, अगले के आगे 4, फिर 6, फिर 4, फिर 1। लिखो तो लिखो, वरना मत लिखो। तो इस तरह से a प्लस बी की घात 4 हो जाता है। a की घात 4, 4a की घात 3b, 6a की घात 2, b की घात 2, 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4। अब अगर आप इनके गुणांकों के एक पैटर्न को ऑब्जर्व करें, तो ऐसे ये जो आकृति है वो एक त्रिभुज के रूप में बन रही है, जिसे कहा जाता है पास्कल त्रिभुज। क्या कहा जाता है? पास्कल त्रिभुज। अब यदि पास्कल त्रिभुज की मदद से आप a प्लस बी की घात 5 निकालना चाहते हैं, तो यह बात सही है कि उसको निकालने के लिए आपको ये वाली लाइन चाहिए, जो कि a प्लस बी की घात 4 है। ठीक है, अगर आप a प्लस बी की घात 6 निकालना चाहते हैं, तो a प्लस बी की घात 5 आपको चाहिए ही चाहिए, तभी आप उसके गुणांकों की मदद से a प्लस बी की घात 6 के गुणांक निकालोगे। अगले में आपको, अगर मान लीजिए आपको a प्लस बी की घात 20 कह दिया जाए, तो आपको a प्लस बी की घात 19 की मदद से a प्लस बी की घात 20 मिलेगा। तो यार a प्लस बी की घात 19 तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसीलिए पास्कल त्रिभुज यहीं तक ठीक है, इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है।
चाहो तो कर लो, a प्लस बी की घात 5 के लिए भी लिख सकते हो कि यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ इन दोनों का योग 5 हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन अपन इसे द्विपद प्रमेय की मदद से भी एक्सपेंशन कर सकते हैं। ये है वो पास्कल त्रिभुज जिसको आप देख रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो अगर a प्लस बी की घात 5 करनी हो, अगर ऐसा कहीं हो कि a प्लस बी की घात 5 हो, तो कुछ नहीं, अपन ने ये तक तो किया था, 1 और 4 का जोड़ 5, 4 और 6 का जोड़ 10, 6 और 4 का जोड़ भी 10, 1 और 5 का जोड़ 5, और फिर 1 तो वहां आ गया, तो ये मिलेगा a की घात 5, इसकी वजह से 5 a की घात 4 b, इसकी वजह से 10 a की घात 3 b का वर्ग, इसकी वजह से 10 a की घात 2 b की घात 3, इसकी वजह से 5 a b की घात 4, और आखिरी में b की घात 5। ये हुआ a प्लस बी की घात 5। इसे यहां लिखा, 5 को यहां, 10 को यहां, 10 को यहां, 5 को यहां और 1 को यहां। दैट्स इट। चलिए यार, तो ये है द्विपद प्रमेय में पास्कल त्रिभुज। अब कुछ विशेष स्थितियां हैं जिनकी मदद से आपको इस द्विपद प्रमेय में और अच्छे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो पहले ये द्विपद प्रमेय देख लो, अगर आपको यहां कोई परेशानी है तो कमेंट कर दीजिए फटाफट फटाफट। देखो, a प्लस बी की घात n जो है, इसको आपने प्रसार कर लिया, आपने सब कुछ देखा कि किस किस तरह से प्रसार होता है, अपन किस किस तरह से इसके प्रसार को लिखते हैं। अब कुछ विशेष स्थितियां तब आती है जब a और b की जगह कोई विशेष संख्याएं लिखी जाए। हो सकता है आप a की जगह a लिखें और b की जगह माइनस b लिखें, तब क्या होगा? तो पहली स्थिति तो यही आती है कि यदि a की जगह a लिखा हो और b की जगह माइनस b लिखा हो। तो जैसा कि आपने ये देखा है कि यार अगर अपन a प्लस बी की घात n लिखना चाहें तो a प्लस बी की घात n में लिखा जाता है nc0, a की घात n, b की घात 0 हो जाती है, प्लस nc1, a की घात 1 कम होती है और b की घात 1 बढ़ जाती है। उसके बाद nc2, a की घात 1 और कम हो जाती है और b की घात जो है वो फिर से बढ़ जाती है। ऐसे लेकर आखिरी तक जाते जाते हमारे सामने एक पद आता है n-1, जहां a की घात 1 होती है लेकिन b की घात n-1 बार हो जाती है और यहां b की घात n हो जाती है। क्या हो अगर मैं b की जगह माइनस b लिख दूं? तो ये जो द्विपद प्रसार है वो a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो जाएगा। a माइनस बी की घात n जो है उसमें यहां तो b है नहीं, तो nc0 a की घात n रहेगा। यहां b की जगह माइनस b होगा, b की घात 1 है। अगर माइनस चिन्ह होता है या माइनस किसी ऋणात्मक संख्या की घात अगर कोई विषम संख्या आती है तो हम उसे हमेशा -1 लिखते हैं, और यदि इसी की घात कोई सम संख्या आ जाए तो हम उसे 1 लिख देते हैं। तो यहां b की घात एक विषम संख्या है तो यहां पर एक ऋणात्मक चिन्ह आ जाएगा। अगले में b की घात 2 है तो माइनस b की घात 2 होगा, लेकिन चूंकि माइनस के आगे सम संख्या है या माइनस की घात में सम संख्या है तो वो 1 मिलेगा, तो ये मिलेगा nc2 a की घात n-2 और b की घात 2। मतलब कहने की बात ऐसी है कि जब आप a प्लस बी की घात n करोगे तो वो सभी पद जो a माइनस बी की घात n में देखने को मिलेंगे, जब b की जगह माइनस b हो जाएगा तो ये जो a प्लस बी की घात n वाला फॉर्मूला है अपना, इसमें जहां जहां b की घात विषम संख्याएं हैं उसके आगे माइनस आ जाएगा। इतनी सी बात है। जहां जहां b की घात विषम संख्याएं हैं उसके आगे अपन माइनस लगा देंगे। जैसे छोटा सा उदाहरण आप यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी की घात 4 आपको पता है, अब a प्लस बी की घात 4 से अपन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आने वाले समय के लिए। 4a की घात 3b प्लस 6a का वर्ग b का वर्ग प्लस 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4। यदि b की जगह माइनस b लिखा जाए, b की जगह माइनस b लिख दो तो क्या होगा? तो जहां जहां b की घात एक विषम संख्या है वहां माइनस लगा दो।
a की घात 4 को फर्क नहीं पड़ेगा। यहां b की घात 1 है मतलब विषम संख्या है, यहां b की घात 2 है मतलब सम संख्या है, यहां b की घात 3 है मतलब एक विषम संख्या है, और यहां b की घात 4 है मतलब सम संख्या है। तो जहां जहां विषम संख्या थी वहां माइनस, जहां जहां सम संख्या थी वहां वहां प्लस। अब अगला जो टॉपिक आता है उसमें आपको मिलता है दूसरा जो पॉइंट, उसमें मिलता है कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, a प्लस बी की घात n प्लस a माइनस बी की घात n, तो सोच के बताओ a प्लस b की घात n को यदि a माइनस बी की घात n में जोड़ दिया जाए तो क्या मिलेगा। तो देखो कुछ नहीं मिलेगा, जहां जहां b की घात विषम संख्या थी वो ये वाले केस में तो पॉजिटिव है, ये वाले केस में नेगेटिव है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। पहले तो बचेगा पहला पद nc0 a की घात n, फिर तीसरा nc2, मतलब nc1 वाला कैंसिल हो जाएगा क्योंकि उसमें b के आगे ऋणात्मक चिन्ह है, तो ये हो जाएगा nc2 a की घात n माइनस 2 b की घात 2, ऐसे आगे तक कहानी चलती रहेगी। और ये डबल डबल हो जाएंगे। क्यों डबल डबल? क्योंकि ये चीज पहले में भी मिलेगी और दूसरे में भी मिलेगी, जिसे ऐसा लिखा गया है कि 2 गुणा विषम स्थान वाले पद। अब विषम स्थान वाले पद क्यों लिखा सर? क्योंकि विषम स्थान वाले पदों के बारे में बात कर रहे हैं। विषम स्थान वाले पद का मतलब है कि आपको पहला पद मिलेगा जो जुड़ेगा, इसका पहला पद इसका पहला पद समान है, मिला। इसका दूसरा पद दोनों एक दूसरे के ऋणात्मक है, कैंसिल हुआ। तीसरा पद फिर जुड़ेगा, चौथा ऋणात्मक, पांचवा जुड़ेगा, छठा ऋणात्मक। तो कुल मुद्दे की बात ऐसी है कि विषम स्थान वाले पद मिल जाएंगे। जैसे अगर आप यहीं पर इन दोनों का जोड़ करना चाहो, a प्लस बी की घात 4 और a माइनस बी की घात 4, तो a की घात 4 मिलकर 2 गुणा a की घात 4, बात तो सही है। ये दोनों कैंसल, ये दोनों फिर से डबल हो गए, तो 6 गुणा a का वर्ग b का वर्ग, बात ठीक है। ये दोनों फिर कैंसल और फिर ये डबल हो गए। तो इस तरह से ये पहले स्थान का पद था, ये तीसरे स्थान का पद था और ये पांचवें स्थान का पद था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहां पर पहले स्थान का, तीसरे स्थान का और पांचवें स्थान का पद आया, मतलब इसके प्रसार में जो विषम स्थान के पद हैं वो आपको मिले। डन है क्या? देख लीजिए फटाफट। अगर यहीं पर अगला जो पॉइंट होगा वो ऐसा होगा कि यदि मैं इसको इससे घटा देता हूं, तो घटाने से जो जो पद समान है वो चले जाएंगे। इसमें से ये गया, इसमें से अगर इसे घटाया तो ये और ये दोनों जुड़ गए, तो 4 a की घात 3b, ये दोनों गए, ये दोनों फिर जुड़ गए और ये दोनों फिर चले गए, घटा रहे ना। तो अब आपको जो मिलेगा ये दूसरे स्थान का और चौथे स्थान का पद मिलेगा, तो अब आप कहेंगे ये सम स्थानों वाले पद का डबल है। ठीक है, तो a प्लस बी की घात 4 और a माइनस बी की घात 4 से आपने देखा कि यहां पर आपको इस तरह का रिजल्ट मिलेगा कि ये अगर विषम स्थान वाले पद हैं तो अगला जो टॉपिक है उसमें अगर आप घटा देंगे a प्लस बी की घात n माइनस a माइनस बी की घात n को, तो आपको 2 गुणा सम स्थानों वाले पद मिल जाएंगे। आगे बढ़ा जाए, ये बहुत ही प्यारा टॉपिक है यार, मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना ये होता क्या है और किस तरह से इसे समझा जाता है। यदि इसी बहुपद में या इसी प्रसार में a प्लस बी की घात n में आप a की जगह 1 रख देते हैं और b की जगह x रख देते हैं, तो a प्लस बी की घात n की जगह आपको प्राप्त होता है 1 प्लस x की घात n। x की जगह जगह 1 लिख दो, b की जगह जगह x लिख दो, तो ये मिलेगा a की घात n। ठीक है, उसके बाद nc1 a की घात n माइनस 1 b की घात 1, nc2 a की घात n माइनस 2 और b की घात 2, ऐसे लेकर आखिरी में ncn b की घात n। अब इस केस में यहां पर nc0 होता है जो कि जिसका मान 1 होता है, जिसको लिखो या मत लिखो, यहां पर भी इसे लिखो तो लिखो वरना मत लिखो, इसका मान भी 1 होता है ना।
NC0 सदैव NCN के बराबर होता है, जिसका मान 1 होता है। अब अगर आप x की जगह a की जगह 1 लिखते हैं तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, b की जगह आप x लिख रहे हैं बस। और इस तरह से ये कहानी समाप्त हो जाती है। इसका प्रयोग आपको बहुत सी जगहों पर मिलेगा। आपको ऐसे बहुत से सवाल मिलेंगे जहां इसकी जगह आपको ये लिखना पड़ेगा या इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा। कक्षा 12वीं में ऐसे सवाल मिल सकते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर वहां पर x की जगह -x लिखा जाए तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर x की जगह -x लिख दिया जाए तो जहां जहां x होगा वहां वहां -x हो जाएगा, जहां जहां x की घात विषम है। वही a - b वाला कॉन्सेप्ट है। चलिए अच्छा ओके, देखना a प्लस बी के घात n में अगर आपसे बोले कि अंत से पीवा पद, जैसे छोटा सा उदाहरण अपन समझते हैं, a प्लस बी की घात 4 में यह है a की घात 4 प्लस 4a की घात 3b प्लस 6a की घात 3 b की घात या a की घात 2 b की घात 2 प्लस 4ab की घात 3 प्लस b की घात 4। राइट नाउ अब देखिए, अगर मैं इसके पदों के बारे में कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं ऐसे शुरू से, तो ये शुरू से पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। और अगर आप इस दिशा से कैलकुलेट करने की कोशिश करें अंतिम पद से, तो यहां से अंतिम से ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है और ये पांचवा पद है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अंतिम से दूसरा पद कौन सा है, तो अंतिम से दूसरा पद पहले से चौथे पद के बराबर है। अंतिम से दूसरा पद ये वाला पहले से चौथे पद के बराबर है। अंतिम से तीसरा पद पहले से तीसरे पद के बराबर है। अंतिम से चौथा पद पहले से दूसरे पद के बराबर है। तो अगर आप इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला लिखना चाहे, जो कि यहां दिया है कि अंतिम पद से पीवा पद प्रारंभ से n-p प्लस 2 होता है। जैसे अगर आपसे बोले कि अंतिम से दूसरा पद दोवा पद, तो यहां पर p का मान तो है 2, अंतिम से पीवा पद निकालने जा रहे हैं तो p का मान तो हो जाता है 2, n का मान आपके सामने 4 दिया है, तो 4 - 2 प्लस 2 मतलब 4। तो अंतिम से दोवा पद प्रारंभ से चौथे पद के बराबर है। यह कौन सा पद है? यह पद नहीं है, यह प्रारंभ से पद है, मतलब यह प्रारंभ से चौथा पद है। अगर वैसे ही आपसे बोले कि अंतिम से चौथा पद, तो आप यहां पर p का मान 4 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4 - 4 प्लस 2, इसी फॉर्मूले में तो प्रारंभ से दूसरा पद। यह है इस द्विपद प्रमेय में एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इस पर सवाल पूछे जाते हैं ना जेई में, हाँ मतलब पूछे ही जाते हैं। इसे 2-3 तरीकों से याद रख सकते हैं, अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो। एक तो ऐसे याद रख सकते हैं कि n+1 में से p - 1 घटा दो, यह तरीका भी है कि n+1 कुल पद है। देखिए कुल पद कितने हैं? n+1। p पद के पहले कितने पद है? p - 1, तो p पद के पहले p - 1 पद है, उन्हें घटा दो, तो n+1 में से p - 1 पद बच गए, तो शुरू से कौन सा पद होगा ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा। खैर अलग अलग तरीके हैं, जैसे याद रख सको रख सकते हो। अब बात करते हैं मध्य पद पर। मध्य पद के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अगर आप किसी भी द्विपद प्रमेय का या किसी भी द्विपद प्रसार को लिखते हैं तो मध्य पद हो सकता है दिखे या ना दिखे। मैं आपको छोटे छोटे 2 उदाहरण देता हूं, ठीक है? मध्य पद हो सकता है दिखे या मध्य पद ना दिखे। आपको बोला जाए कि a प्लस बी की घात 2, तो आपको मिला a का वर्ग प्लस 2ab प्लस b का वर्ग। अगर मैं कहता हूं a प्लस बी की घात 3, तो आप कहोगे बहुत अच्छी बात है,
ए की घात 3, 3a का वर्ग b प्लस 3ab का वर्ग प्लस b की घात 3। अगर आपको a प्लस b की घात 4 लिखा जाए तो यह होता है a की घात 4 और उसके बाद 4a की घात 3b और उसके बाद 6a का वर्ग b का वर्ग, उसके बाद 4ab की घात 3 और आखिरी में b की घात 4। नाउ अगर मैं पूछूं कि ये वाले जो या ये वाला जो प्रसार है इसका मध्य पद कौन सा है, तो आप कहोगे इधर से भी एक गया, इधर से भी एक गया, ये जो पद है वो मध्य पद है। मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। ठीक है, इसका मध्य पद कौन सा है? तो सर मध्य मतलब बीच में होने वाला इसका, और इधर से ये गया, इधर से ये गया, इधर से ये गया, तो इनके बीच में तो कुछ है ही नहीं। जैसे इन 3 उंगलियों के बीच की उंगली ये है, तो इन 3 पदों के बीच का पद ही ये वाला पद। इन चारों के बीच में कौन सी उंगली है? कोई नहीं, तो यहां मध्य पद नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहां पर मध्य पद तो a प्लस b की घात 4 में कुल 5 पद होंगे, तो मध्य पद ये वाला। तो यहां पर ध्यान से देखो, ये वाला पद जो है वो मध्य पद है, परंतु हम ये मानते हैं कि हर द्विपद प्रसार में मध्य पद होता है, इसीलिए इस केस में हम 2 मध्य पद दे देंगे। मतलब ये वाला पद भी मध्य पद है और ये वाला पद भी मध्य पद है। तो अब आप यहां पर गौर कीजिए, जब n का मान 2 और 4 था तो 2 मध्य पद, एक ही मध्य पद आया। जब n का मान 3 है तो 2 मध्य पद आए। ठीक है, मुद्दे की बात यह है कि अगर अपन इसको एक शॉर्ट नोट की तरह लिखना चाहें तो पहला केस तो ये कि यदि a प्लस b की घात n में n एक सम संख्या है तो कुल पदों की संख्या n प्लस 1 होगी, जो कि विषम संख्या होगी, और हर विषम संख्या में एक मध्य पद आ जाता है। 5 उंगलियों के बीच की उंगली ये वाली है, तो हर मध्य पद में एक मध्य पद आ जाता है, या हर विषम संख्याओं में एक मध्य पद होता है। इसीलिए यहां पर जो मध्य पद आएगा, यहां पर जो मध्य पद आएगा वो मिलेगा n प्लस 2 बटा 1वां पद। और यह निकालने के लिए आप r पद का फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं कि किसी भी द्विपद प्रमेय में r प्लस 1 वाला जो पद है tr प्लस 1, इसे लिखा जाता है ncr, a की घात n माइनस r और b की घात r। वहीं पर यदि n एक विषम संख्या है तब क्या होगा? तो यदि n एक विषम संख्या है तब यहां पर 2 मध्य पद हो जाएंगे। मध्य पद कौन कौन से? कि यदि n एक विषम संख्या है तो एक तो n प्लस 1 बटा 2वां पद, एवं इसमें 2 और जोड़ दो, 3 बटा 2वां पद। ये जो 2 पद है ये 2 मध्य पद होंगे। क्लियर है क्या? बस इतना सा है सर जी। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं द्विपद गुणांक के बारे में। छोटी छोटी चीजें और हैं, उसके बाद इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो लगभग समाप्त है। द्विपद गुणांक का मतलब है ये जो आपके सामने NC0, NC1 वगैरह लिखे होते हैं ना, इनको अपन द्विपद गुणांक कहते हैं। मतलब इन दोनों पदों के गुणांक क्या है हर कहानी में। NC0 a की घात n, ठीक है, उसके बाद प्लस NC1 a की घात n माइनस 1, b की घात 1 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद NC2 a की घात एक और कम कर दो, b की घात बढ़ा दो, अंतिम जो पद है वो हो जाता है NCn माइनस 1, a की घात 1, b की घात n माइनस 1 और NCn b की घात n। क्या हो अगर, देखना इनको कहा जाता है द्विपद गुणांक। ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, इन्हें कहा जाता है द्विपद गुणांक। क्या कहते हैं सर जी? द्विपद गुणांक। कौन कौन से? NC0, NC1 प्लस NC2, अच्छा प्लस नहीं कॉमा, ऐसे लेकर NCn तक जो है। अच्छा, यदि इसी केस में आप a और b की जगह 1 रख दें, क्या हो अगर आप a प्लस b की जगह 1 रख दें? तो यदि a प्लस b की जगह 1 रख दें, मतलब a और b की जगह 1 रख दे, तो a प्लस b तो 2 हो जाएगा। तो ये कहानी तो 2 की घात n हो जाएगी।
और यहां जहां जहां भी a है उसकी जगह भी 1, जहां जहां b है उसकी जगह भी 1, तो 1 की चाहे n घात करो या n-1 घात करो वो तो 1 ही आएगा। तो सिर्फ आपके सामने बच जाएंगे द्विपद गुणांक, और ये एक बहुत ही प्यारा सूत्र हो जाता है। इस सूत्र का मतलब है कि सारे द्विपद गुणांकों का जो योग होता है वो 2 की घात n होता है। सारे द्विपद गुणांकों का जो योग होता है कितना होता है? 2 की घात n। एक छोटा सा सवाल यहां देख लेते हैं, इसका नहीं, क्रमचय संचय का। क्रमचय संचय का प्रश्न ऐसा है कि यदि आपके पास मान लीजिए 10 भिन्न गेंदें हैं, कितनी? 10 भिन्न गेंदें हैं, ठीक है, और उनमें से आपको एक मतलब कुछ गेंदों का चयन करना है, ठीक है। आपके पास गेंद कितनी है? 10 भिन्न गेंदें हैं, और इनमें से आप कितनी भी गेंदों का चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं। मतलब आप एक गेंद का चयन कर सकते हैं, 2 का चयन कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ गेंदों का चयन करना है। भले आप एक भी गेंद का चयन मत करो, भले आप 10 की 10 गेंद का चयन कर लो। तो आपने कहा कि सर मैं 10 में से किसी भी एक गेंद का चयन ना करूं, 10 में से एक गेंद का चयन कर लूं, 10 में से 2 गेंदों का चयन कर लूं। NC0 का मतलब क्या है? NCR का मतलब क्या है? NCR का मतलब है N में से R वस्तुओं का चयन। ऐसे ही लेकर आप आखिरी में 10 में से 10 गेंदों का चयन कर लीजिए। तो फॉर्मूला अपन ने अभी देखा कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 ऐसे NCN 2 की घात n होता है, तो ये 2 की घात 10 हो जाता है। दैट इज द आंसर, सिंपल। अच्छा, अगर ये बोला जाए कि कम से कम एक गेंद का चयन करना है, तो कम से कम एक गेंद का चयन करने का मतलब है 10 में से एक का चयन कर लीजिए, 2 का कर लीजिए, या फिर आप 10 में से 10 का चयन कर लीजिए। पर आप 10 में से 0 गेंद का चयन मत कीजिए। तो 10 में से 0 का चयन नहीं करना है तो मतलब क्या है? 2 की घात 10 में से ये वाले पद को इधर पहुंचा दो। अब 10C0 तो NC0 के बराबर, जिसका मान तो 1, तो यहां से मिला 2 की घात 10 माइनस 1। दैट्स इट। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। चलिए, ये क्रमचय संचय का था, हालांकि यहां इसकी आवश्यकता नहीं थी। अगला जो टॉपिक आ जाता है यहां पर इसी केस में, कि यदि आप a की जगह 1 और b की जगह -1 रखते हो, तो a प्लस b तो 0 हो जाता है। तो ये तो हो जाएगा 0 की घात n। अब जहां जहां a 1 है, वहां जहां a है वहां 1, जहां जहां b है वहां -1। तो पहला तो पद मिलेगा NC0, दूसरे वाले में b की घात 1 बार है तो माइनस आ जाएगा, फिर दूसरे वाले में, तीसरे वाले में b की घात 2 है तो प्लस रहेगा, अगले में 3 हो जाएगी। ऐसे आखिरी तक आपको -1 की घात n NCN मिलेगा। मतलब हो सकता है n का मान 4 हो, मतलब n सम हो या विषम हो, उसके हिसाब से इसके आगे चिन्ह आ जाएगा। तो देखो, जो जो घातें सम सम वाली है वो धनात्मक है, जो जो विषम विषम वाली है वो ऋणात्मक है। तो यहां से सम सम वाली को एक साइड और विषम विषम वाली को एक साइड करें, तो विषम वाली को इधर ले आए, NC1 NC3 NC5 ऐसे लेकर आखिरी में NC0 NC2 NC4 ये वाली जो घातें वो लिखी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो सम वाले द्विपद गुणांक है और विषम वाले द्विपद गुणांकों का योग बराबर है। सम वाले द्विपद गुणांकों का और विषम वाले द्विपद गुणांकों का योग बराबर है, जो कि यहां बहुत बढ़िया तरीके से आपको दिया हुआ है। देखो, सबसे पहले सारे द्विपद गुणांकों का योग 2 की घात n, ठीक है। विषम वाले गुणांकों का और सम वाले द्विपद गुणांकों का जो योग है वो बराबर है। पर ये 2 की घात n-1 कैसे आया? तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहां पर ये जो विषम विषम वाले गुणांक है जो पहले रिजल्ट में आपको मिले हैं, आपको पता है कि चूंकि सर NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 ऐसे लेकर NC3 और अलग अलग आखिरी में NCN आता है, जो कि 2 की घात n होता है। अब आप एक काम कीजिए, इसे थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए कि NC0 अपन ने सम सम वाले को पास पास में लिख दिया,
और विषम विषम वाले को पास पास में लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो ये भी 2 की घात n है। अब चूंकि सम वाले और विषम वाले बराबर है तो ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु के बराबर, तो ये डबल हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 की घात n। अब इस 2 से अगर वो 2 की घात n कट जाता है तो यहां पर मिलता है nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 और आखिरी में 2 की घात n से 2 कटा तो n-1। और चूंकि ये विषम वाले के बराबर है तो विषम वाला भी 2 की घात n-1। अब जैसे प्रश्न में आपसे पूछूं कि 10 भिन्न गेंदें थी, इनमें से आप कम से कम या तो 1 गेंद का चयन कीजिए या 3 गेंद का चयन कीजिए या 5 गेंद का चयन कीजिए, 7 का चयन कीजिए या 9 का चयन कीजिए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि 10C1 प्लस 10C3 प्लस 10C5 प्लस 10C7 प्लस 10C9 का मान कितना है, तो हमने कहा कि ये तो जो द्विपद गुणांक है उसके विषम गुणांकों का योग है, n का मान 10 है तो 2 की घात 10-1 मतलब 9, तो 2 की घात 9। हालांकि ये रिजल्ट आपको यहां पर भी कई जगह द्विपद प्रमेय में जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो द्विपद गुणांकों के बारे में भी आपने पढ़ा, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे नोट कर सकते हैं। चलिए यार, बढ़ते हैं आगे। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 की घात n माइनस 5n को जब 25 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। मतलब आपको द्विपद प्रमेय का मदद लेनी है और आपको यह बताना है कि 6 की घात n माइनस 5n को अगर 25 से भाग देंगे तो सदैव एक शेष बचेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपको लिखा है 6 की घात n माइनस 5n, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने n का मान रख दिया 2, कितना रख दिया 2, तो n का मान 2 रखूंगा तो 6 का वर्ग माइनस 5 गुणा 2, तो ये तो आया 36 माइनस 10 26। अब जब 26 को 25 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? अगर ये 26 को 25 से भाग दे दिया गया तो शेषफल कितना? सर शेषफल बचेगा 1, है ना। अगर आप n का मान 3 रखते हैं, n का मान 3 रखा मान लीजिए, तो 3 की घात 3, ठीक है, या 6 की घात 3 माइनस 5 गुणा 3, तो ये तो हो जाता है 6 की घात 3 108 और ये 15। तो अगर यहां इसको घटाओगे तो 108 में से अगर 15 जाएंगे तो कितने? 26, 6 की घात 3 108 होता है ना, हाँ 108 होता है, और 5 3 15, तो ये तो बचे 9 और यहां पर बचेगा 93। अच्छा 25 से भाग देना है ना, 6 की घात 3, ठीक है। मतलब मुद्दे की बात ऐसी है कि आप जब भी इसे 25 से भाग देंगे तो सदैव एक शेषफल बचना चाहिए। यहां कैलकुलेशन जो है में भी कुछ इशू आ रहा हो। ओके, तो हमें यह बताना है कि जब इसे 25 से भाग दिया जाएगा तो सदैव एक शेषफल बचेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले द्विपद प्रमेय की मदद लेनी है, आपको यह बोला है। तो अगर द्विपद प्रमेय की मदद ले दी जाए तो मुझे पता है कि a प्लस बी की घात n जो होता है उसे लिखा जाता है nc0 a की घात n प्लस nc1 a की घात n-1 b की घात 1 प्लस nc2 a की घात n-2 b की घात 2, ऐसे लेकर आखिरी तक अगर अपन जाते हैं तो अपने को मिलता है nCn-1 a की घात 1 b की घात n-1 और अंतिम वाला जो पद मिलता है वो nCn b की घात n हो जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, नाउ अभी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को थोड़ा सा। अगर मैं a की जगह 1 रख दूं, यदि a की जगह 1 रख दिया जाए और b की जगह रख दिया जाए 5, तो a प्लस बी तो 6 हो जाता है। हमें 6 की घात n बनानी है, तो इस केस में a प्लस बी जो है वो 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जहां जहां a है वहां वहां 1 लिखना है, लिख देंगे।
ओके, सो a प्लस बी की घात n, ये तो हो जाएगा 6 की घात n बराबर nc0। 1 की घात n लिखने का मतलब कोई है नहीं, a का मतलब 1 है, तो 1 की घात n लिखो या मत लिखो। उसके बाद nc1, तो ये 5 हो जाएगा b की घात 1। उसके बाद nc2, b की घात 2 मतलब 5 की घात 2। उसके बाद nc3, 5 की घात 3, और अल्टीमेटली ऐसे आगे पहुंच जाओगे तो ncn-1, 5 की घात n-1, और आखिरी जो पद है वो ncn, 5 की घात n। अब देखो यार, आपको ना nc0 का मान तो पता है, nc0 का मान सदैव 1 होता है, क्योंकि मैं आपको कुछ कुछ चीजें बता देता हूं, क्योंकि nc0 1 होता है और nc1 होता है n के बराबर। तो इन दोनों में तो आपको मान रखना है, बाकी जैसा लिखा है वैसा लिखा रहने दो। तो ये तो 6 की घात n है, ये 1 है, और ये मिलेगा 5, और साथ में ये n हो जाएगा nc1 वाला। बाकी जितने भी पद हैं, यहां 5 की घात 2, यहां 5 की घात 3, आखिरी में 5 की घात n है। आपने हर पद में से 5 की घात 2 को बाहर निकाल लिया, तो यहां पर आपको मिलेगा nc2 प्लस nc3। 5 की घात 3 में से 5 की घात 2 गया तो 1 बचा। यहां पर आखिरी में ncn-1, 5 की घात n-3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और कम हो जाएगा, और यहां पर ncn, 5 की घात n-2। अपन ये वाले पद को नहीं लिखते हैं, आखिरी वाले को, मतलब अपन सीधा इसी को लिख लेते हैं, ncn, 5 की घात n में से 2 कम हो जाएगी। ये वाले पद को नहीं लिखा, बीच में बहुत सारे पद है, लिखो तो लिखो वरना मत लिखो, इतना भी चलता है। ये वाले पद में से 2 घात चली जाएगी तो n में से 2 चले गए तो n-2। ठीक है, क्या आप इसे कोई k संख्या मान सकते हैं? ठीक है, देखना, मेरी बात को समझने की कोशिश करना। इस 6n को इधर ले आओ, -5n बराबर 1 प्लस 5 का वर्ग तो 25, और इसे अपन ने मान लिया k, जहां k का मतलब है nc2 प्लस nc3 गुणा 5, ऐसे लेकर ncn, 5 की घात n-2। अब देखो यार, nc2 एक प्राकृत संख्या होती है, 5 भी प्राकृत है, तो 2 प्राकृत या कोई भी ncr हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। अगर n और r, बेसिकली n और r तो 2 प्राकृत संख्या होगी, या पूर्ण संख्या भी कह सकते हो। हाँ, n और मतलब n पूर्ण संख्या हो सकती है, r पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन ncr nc2 हमेशा प्राकृत संख्या ही होगी। तो ये एक प्राकृत संख्या है, तो क्या मैं लिख सकता हूं सीधा सीधा कि k एक प्राकृत संख्या है। अगर k एक प्राकृत संख्या है तो इसे देखो, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है 6 की घात n-5n जो है, अगर मैं उसको 25 से भाग दूंगा तो एक प्राकृत संख्या आ जाएगी, प्लस 1 जो है वो बच जाएगा। ये एक क्या है? शेषफल। तो शेषफल कितना मिला? शेषफल मिला 1 के बराबर। आप वेरीफाई कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, चिंता की कोई बात यहां पर नहीं है। डन है क्या? देख लो फटाफट यार, अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप यहां पर बता सकते हैं। डन है? तो जैसे अगर आपने n का मान 1 रखा तो ये तो हुआ 6 - 5, तो k का मान 0 हो जाएगा तो भी चलेगा। हाँ, यहां पर k का मान प्राकृत संख्या हो ठीक है, नहीं हो तो ठीक, पूर्ण संख्या भी हो सकती है। k अगर n का मान 2 रखोगे तो 36 - 10 26, 26 को लिख सकते हैं 25 गुणा 1 प्लस। अब यदि n का मान 3 रखते हैं तो 6 की घात 3 - 5 गुणा 3। जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए मैं n का मान रख देता हूं 3, तो 6 की घात 3 का मतलब कितना होता है? 216, अपन 108 लिख रहे थे। 5 गुणा 3 का मतलब 15, तो 216 में से 15 गए तो 201, 201 को 25 से भाग दोगे तो एक ही तो शेषफल बचेगा। सीधी सीधी बात है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम लोग हल कर चुके हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं। अगला प्रश्न,
द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 102 की घात 5 ज्ञात कीजिए। तो आपको 102 का 5 बार गुणा नहीं करना है, आपको द्विपद प्रमेय की मदद लेनी है। जब भी आप द्विपद प्रमेय की मदद लेते हैं, आप ऐसी किसी संख्या में इसे इस तरह से तोड़िए कि एक नंबर आपके लिए बहुत आसान हो जाए उसकी घात निकालना, और ऐसे तोड़िए कि दोनों नंबरों की घात निकालना आसान हो जाए। जैसे ये जो 102 है ना, ये जो 102 है इसे आप 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। अब 100 की घात 2 बोले, 100 की घात 3 बोले, 100 की घात 4, 100 की घात 5 आप निकाल सकते हो। उसी तरह 2 की घात 5, 10 तक भी आप निकाल सकते हो। तो अब आपने यहां पर एक छोटी सी चीज मान ली कि माना कैलकुलेशन होगा यहां पर यार, ए जो है वो 100 है और बी जो है वो 2 है। तो 102 की घात जो 5 है उसे लिखा जा सकता है a प्लस बी की घात 5, और a प्लस बी की घात 5 को द्विपद प्रमेय की मदद से खोल सकते हैं, या इसका सूत्र आप याद रख सकते हैं। सूत्र कैसे होगा, ये होगा a की घात 5 प्लस 5a की घात 4 गुणा b प्लस 10a की घात 3 गुणा b का वर्ग। मैं ये पास्कल त्रिभुज से याद कर रहा हूं, बना रहा हूं उसकी मदद से। 10 गुणा a की घात 2, b की घात 3, फिर आ जाएगा 5a b की घात 4, और आखिरी में b की घात 5। आपको a पता है, b पता है, रख दो मान सीधा सीधा यार, हमें यहां गुणांक नहीं निकाला। तो देखिए, अगर मैं a की जगह 100 रखता हूं तो यहां पर मिलता है 100 प्लस 2 की घात 5, जो कि हो जाता है सबसे पहले 100 की घात 5 प्लस 5 गुणा 100 की घात 4 गुणा 2, है ना, b की जगह 2। यहां पर 10 गुणा 100 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। आफ्टर दैट 10 गुणा 100 का वर्ग, 10 गुणा 100 का वर्ग, b की जगह 2 तो 2 की घात 3 प्लस 5 गुणा 100 और यहां 2 की घात 4, और आखिरी में 2 की घात 5 को यहीं लिख दो यार। क्लियर है क्या? अब देखो फटाफट क्या आप लोग लिख सकते हैं 100 की घात 5 को ऐसा, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए इसको यहां लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 100 की घात 5 का मतलब 10 शून्य होंगे। उसके बाद 100 की घात 4 में 8 शून्य हो जाएंगे, और 5 दूनी 10, तो ये 9 शून्य हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 की घात 4 में 2 जीरो को 4 बार लिखोगे तो 8, 5 दूनी 10 एक बार, ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 100 की घात 3 में 6 जीरो हो जाएंगे, एक जीरो ऑलरेडी बैठा है तो 7 जीरो, और 2 की घात 4 का 2 की घात 2 का मतलब 4, तो 4 के आगे आपको 7 जीरो लगाना होगा। 100 की घात 3 की वजह से 6 जीरो, और अगला जो जीरो है वो इस 10 की वजह से, देख लो। उसके बाद 10 गुणा 100 की घात 3, 10 गुणा 100 की घात 2, 100 की घात 2 का मतलब है 10, मतलब 4 जीरो आएंगे, और 1 जीरो इसकी वजह से 10 की वजह से 5 जीरो, और 2 की घात 3 का मतलब 8, मतलब 8 के आगे आप 5 जीरो लगा देंगे, प्लस 2 की घात 4 16, 16 पंजे 80, 80 का 100 में गुणा किया तो 80 के आगे 2 जीरो और लगा दो, प्लस 2 की घात 5 का मतलब 32। इतना ही है। अब कैलकुलेट करते हैं कैसे कैसे इसको मतलब हल करना है। देखो यार, सबसे पहले तो 32 को लिख दो, है ना। 32 को अगर लिखेंगे तो ये वाले इकाई के जो अंक हैं वो सबके हट जाएंगे, यहां से भी हटा, यहां से भी हटा, और यहां से भी इकाई के 2 अंक हटे, मतलब सब जुड़ गए, 0 0 आया। उसके बाद ये 80 को लिखा जा सकता है, तो ये 80 को लिखा, 80 को लिखा तो यहां से भी 2 नंबर गए, यहां से 2 जीरो और गए, यहां से 2 जीरो और गए, और यहां से 2 जीरो और गए, मतलब 80 इन सभी के साथ जुड़ गया।
उसके बाद ये वाले 80 को लिखा, तो ये 80 को लिखा, तो ये 2 जीरो और चले गए, ये 2 जीरो और चले गए, ये 2 जीरो और चले गए, या फिर आप इनको सीधा सीधा जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ये 40 को लिख दिया सीधा, तो ये 40 को लिख दिया, ठीक है। तो 40 की वजह से 2 जीरो ये चले गए, 2 जीरो ये चले गए। 10 को लिखा तो 10 यहां पर आया, ये 2 जीरो गए, बचा 1, तो आपका जो आंसर आएगा वो इतना आएगा, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। 1 1 0 40 80 80 32, ये है 102 की घात 5 द्विपद प्रमेय की मदद से। अगर यहां कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप समझ सकते हैं, मतलब कमेंट कर सकते हैं कि सर ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर, वही आपकी प्रश्नावली जो है, मतलब एनसीईआरटी किताब से सवाल है इस बार। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके 99 की घात 5 निकालनी है। अभी 99 की घात 5 कैसे निकालेंगे? तो यहां पर मैं 99 को फिर से लिख सकता हूं, 99 जो है ऐसी दो संख्याओं में लिख दो जिनकी घात आप 5 क्या 10 भी निकाल सकते हो, 100 माइनस 1। तो यदि मैं यहां पर, यदि मैं मान लूं, यदि a बराबर 100 मान लिया जाए और b बराबर 1 मान लिया जाए, तो अब आप जो सूत्र लगाएंगे वो लगाएंगे a माइनस बी की घात 5, है ना। अगर a माइनस बी की घात 5 का सूत्र नहीं याद है तो a प्लस बी की घात 5 का तो याद है। क्या होता है? a की घात 5 प्लस 5 a की घात 4 गुणा b, उसके बाद 10 a की घात 3 b का वर्ग, फिर 10 a का वर्ग b की घात 3, उसके बाद 5 a b की घात 4 और आखिरी में 1 मतलब b की घात 5। हो गए 6 पद, हो गए। अब अगर मुझे यहां b की जगह माइनस b होगा तो क्या करेंगे सर? b की जगह माइनस b होगा तो जहां जहां b की घात विषम संख्या है वहां वहां माइनस कर दो, ऐसा हो जाएगा। बस ये हो गया a माइनस बी की घात 5। तो a माइनस बी की घात 5 का मतलब है 100 माइनस 1 की घात 5, और 100 माइनस 1 की घात 5 निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले 100 की घात 5 माइनस 5 गुणा 100 की घात 4 और 1 b की जगह 1 लिखना है ना। उसके बाद 10 गुणा 100 की घात 3 और 1 की घात 2 माइनस 10 गुणा 100 का वर्ग और 1 की घात 3 प्लस 5 गुणा 100 गुणा 1 की घात 4 माइनस 1 की घात 5। अब आप क्या कीजिए, इसमें जो धनात्मक संख्याएं हैं उनको एक साइड लिख लीजिए, ऋणात्मक को एक साइड लिख लीजिए। ये तो हुआ 100 माइनस 1 का मतलब 99 की पावर 5। ये हुआ 100 की घात 5 मतलब 1 2, या धनात्मक को एक साइड लिख लो पहले यार, वो थोड़ा आसान पड़ेगा। 100 की घात 5 प्लस 10 गुणा 100 की घात 3, ये 1 की घात 2 लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस 5 गुणा 100। अब इसमें से माइनस क्या कर देंगे? 100 की विषम या विषम संख्या है, मतलब जहां पर घात ऋणात्मक है। 5 गुणा 100 की घात 4 माइनस 10 गुणा 10 की घात 2, और ये सभी माइनस माइनस जो है वो जुड़ जाएंगे, माइनस साइन बाहर ले लिया अपन ने। ये वाले का माइनस साइन, ये वाले का माइनस और ये वाले का माइनस, तीनों को एक जगह लिख के माइनस लिख दिया। ओके, सो ये बना 1 2, इसकी घात 5 लिखनी है। हो गए क्या 5 घात? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। उसके बाद 100 की घात 3, 100 की घात 3 में 6 जीरो आएंगे, 6 और 1 7 जीरो, तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गए 500 माइनस 10 की या 100 की घात 4, 8 जीरो आएंगे, 5 गुणा 8 जीरो, 5 6 7 8, 2 2 4 2 6 और 2 8। 10 गुणा 100 का वर्ग, तो 10 गुणा या 10 गुणा 100 का वर्ग है, 10 का वर्ग नहीं है, थोड़ा सा यहां जो है गड़बड़ हो जाती।
ठीक है, 10 गुणा 100 का वर्ग है भाई। 100 का वर्ग में 4 जीरो आएगी, उसमें 10 का गुणा करोगे तो कुल 5 जीरो आ जाएगी। 1 2 3 4 5 और यहां पर +1 आपको मिल ही रहा है वैसे भी। अब जोड़ते जाओ, पहले जोड़ लो बाद में घटा लेंगे। धनात्मक धनात्मक वाले को जोड़ लो, ऋणात्मक ऋणात्मक वाले को बाद में जोड़ लेंगे। 500 लिखा यहां पर, तो यहां के 3 संख्या, यहां की 3 संख्याएं उड़ा दो, 500, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो अपन ने लिख दिया 1 2 3 4 और ये 5वीं जगह पर 1000, तो यहां से भी गए 1 2 3 4 5, अब बच गए 100, तो 100 यहां पर देख सकते हो। देखिए 0 500 तो 500 चले गए, 5 ये संख्याएं थी, ये 0 इन पांचों से जुड़ेगी तो 1000 मिलेगा या 10,000 मिलेगा, बाद में बच गए 100 माइनस इस एक की जगह पर इकाई के स्थान पर एक ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 3 4 5, इन पांचों को हटाया, 1 2 3 4 5, इन पांचों को हटाया, तो आपके सामने मिला 1 2 3 4, हो गए 5, ठीक है। और उसके बाद बच गए 500, तो 500। अब इसमें से इसे घटाना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। किसमें से किसे घटाना है? तो घटाना है हमें 100, फिर उसके बाद 1 2 3 4 500 में से 500, यहां पर 1, यहां 0, यहां 0, और उसके बाद मतलब 2 जीरो के बाद और भी 2 जीरो है, यहां पर 1 और यहां 500, देख सकते हो। 500 के बाद 10,001 है, तो देखिए 0 से तो 1 जाएगा नहीं, 0 से 1 नहीं जाएगा, तो यहां मिलना चाहिए 9, पड़ोस वाले को आपने 10 बनाया था, यहां 9 बचेगा तो यहां पर भी 9 मिलेगा, 5 की जगह यहां बच जाएगा 4। 0 से 0 जा सकते हैं बिना किसी परेशानी के। 0 में से 1 नहीं जाएगा तो 10 बनाना पड़ेगा, 9, यहां पर फिर से 9, यहां पर 0 और यहां पर बचेगा 5, यहां पर 4 या 4 नहीं, यहां पर 9 और यहां पर कुछ भी नहीं है ना, ये 9 बच जाएंगे। तो 95 0 99 00 499 एंड दैट इज द फाइनल आंसर। वेरीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन में छोटे मोटे मिस्टेक्स हो सकते हैं जो आपसे भी होंगे परीक्षा में, चिंता की बात नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा सही लगना चाहिए। मतलब यहां से अगर आपने सही शुरुआत की है तो बाद की जो कहानी है वो सिंपल हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 हमने समाप्त किया है, इसी में आगे की जो कड़ी है वो क्या कहती है उसे देखते हैं। चलिए, निम्नलिखित प्रसार में व्यापक पद ज्ञात कीजिए। आपको व्यापक पद ज्ञात करना है, तो छोटा सा फॉर्मूला है, इसे लिख भी लीजिए कि चूंकि a प्लस बी की घात n में जो व्यापक पद होता है, में व्यापक पद जिसे अपन TR+1 लिखते हैं, मतलब R+1वां पद NCR, a की घात n माइनस r और b की घात r होता है। अब यहां पर a की जगह x+2 है या x का वर्ग है, ठीक है। प्रश्न में माना कि a जो है वो x का वर्ग है और b जो है वो -y है और n की जगह आपको सीधा सीधा 6 दिया है। व्यापक पद में r जो होता है वो जैसा लिखा है वैसा लिखा रहता है। व्यापक पद में आप 0 रखोगे r का मान तो पहला पद मिल जाएगा, r का मान 2 रखोगे तो दूसरा पद मिल जाएगा, मतलब व्यापक पद से आप सारे पद निकाल सकते हो। तो इसका, या फिर अगर मैं कहूं कि x का वर्ग माइनस y की घात 6 का व्यापक पद अगर पता करना है तो यार ये होता है TR+1 बराबर 6CR a, मतलब x का वर्ग की घात 6 माइनस r और माइनस y की घात r। इसे ऐसा लिख दो चलेगा, या फिर 6CR, ये 2 को ऊपर गुणा कर सकते हैं तो ये 12 माइनस 2r हो जाएगा,
यहां से -1 को बाहर निकाला तो r गुणा y की घात r। ये -1 को सामने ला सकते हैं तो -1 की घात r 6cr x की घात 12 - 2r y की घात r, यही आपका इस प्रश्न में व्यापक पद है। मतलब आप जैसे जैसे r का मान रखेंगे वैसे वैसे आपको पद मिलना शुरू हो जाएंगे। r का मान 0 रखोगे तो इसमें पहला पद मिलेगा, r का मान 1 रखोगे तो दूसरा मिलेगा, r का मान 2 रखोगे तो तीसरा। उसके हिसाब से ये -1 +1 या -1 होता रहेगा। r के मान 0 पे ये 1 है, r के मान 1 पे -1 आ जाएगा विषम घात की वजह से। r की जगह 2 पर -1 की घात 2 हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा। सो प्रश्न नंबर 3 इस तरह से समाप्त हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आने वाले, ठीक है, कि इसके प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर आपको कोई से भी नंबर का पद निकालना हो, चौथा पद निकालना हो, पांचवा पद निकालना हो, छठा पद निकालना हो, आप व्यापक पद पहले निकालेंगे और व्यापक पद में चौथा पद निकालने के लिए r+1 को 4 रख देंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यहां पर, चूंकि a + b की घात n में व्यापक पद जो है जिसे आप tr+1 कहते हैं वो होता है ncr a की घात n - r और b की घात r। इसीलिए x - 2y की घात 12 में जो व्यापक पद होगा जिसे लिख सकते हैं अगेन tr+1 बराबर 12cr, a की जगह x है तो x की घात 12 - r और y की जगह या b की जगह -2y है तो -2 की घात r। तुलना कर सकते हैं, a की जगह x और b की जगह -y दिया हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल। अब आपको पूछा गया है कि चौथा पद, ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि आपको निकालना है इसका चौथा पद t4। चौथे पद का मतलब है t4। t4 निकालने का साफ साफ मतलब है कि r+1 जो है वो 4 के बराबर होना चाहिए, मतलब r का मान 3 होना चाहिए। तो अगर इसी में आप t4 निकालने की बात करते हैं तो इट शुड बी इक्वल टू 12c4, यहां r का मान 4 रख दो, x की घात 12 - 4 और -2y की घात 4, ठीक है। 12c4 को तो 12c4 रहने दो अभी, x की घात 12 - 4 मतलब x की घात 8, -2 की घात 4 और y की घात 4। अब -2 की घात 4 कहो या 2 की घात 4 कहो, बात बराबर है। 12c4 को चाहो तो निकाल लो। 12c4 निकालने का तरीका है 12 और उसके बाद की ऐसी संख्याएं 4 संख्याओं तक लिख दो और 4 फैक्टोरियल से भाग दे दो, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है लेकिन ट्रिक ये कहती है कि 12c4 का मतलब है 12 और उसके बाद की संख्याओं का गुणा करो 4 संख्याओं तक, मतलब 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। मतलब इसे चाहो तो निकालो, नहीं चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि ये लिखा है ना, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है मतलब कि -2 की घात 4 तो 16 हुआ, तो 16 12c4 x की घात 8 y की घात 4। या फिर अगर आप इसे सिंपल करने की कोशिश करते हैं तो 4 3 12 से 4 3 12 गए, ठीक। 11 नामा 99, 99 का अगर 10 में गुणा किया तो ये मिला 990, कितना मिला 990 डिवाइडेड बाय 2। अब यहां 990 डिवाइडेड बाय 2 रखोगे तो 8, ये 2 16 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये ऐसा भी आ सकता है यार, 8 गुणा 990 x की घात 8 y की घात 4। आंसर ये भी सही है, ये भी सही है, और ये आंसर लिखोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये सही जवाब है, इसके आगे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। डन है? चलिए, तो
तो आगे बढ़ते हैं, मतलब बस व्यापक, अगर आपसे यहां से पांचवा पद पूछते तो r+1 का मान 5 होता, r का मान 4 रख देते। तो यहां यहां जहां जहां r का मान 3 रखा है वहां वहां 4 रखा जाता। थोड़ी सी यहां पर हमने कैलकुलेशन वाली गलती की है, r का मान 3 रखना था ना। ओहो, दैट शुड बी द केस, r का मान 3 रखना है भाई साहब। थोड़ा सा सवाल में परिवर्तन होगा, थोड़ा सा होगा जरूर। यहां पर कैलकुलेशन में मैंने r का मान 4 रख दिया था वास्तव में, ठीक है। आपको r का मान 3 रखना है, तो 12c3 x की घात 12-3 और -2y की घात 3। तो 12c3 तो 12c3 रहेगा, x की घात 12-3 9 हो जाएगा, -2 की घात 3 और y की घात 3। ओके फाइन, ओके ठीक है ठीक है ठीक है। 12c3 का मतलब 12c3, -2 की घात 3 का मतलब -8, 12c3 x की घात 9 y की घात 3। ये जवाब है वास्तव में सही, ठीक है। मैंने पांचवा पद निकाल दिया था, r का मान सीधा सीधा 4 रख दिया था। ओके, r का मान अगर चौथा पद निकालना है तो r का मान 3 रखेंगे। हमने किया सब कुछ सही, लेकिन आखिरी में r का मान 4 रख दिया था, और ये कैलकुलेशंस यहां पर बहुत ज्यादा होती है। चलिए आगे बात करें, अगर ये सवाल क्लियर है तो। जैसे इस सवाल में 9 - 1/3 रूट x की घात 18 में 13वां पद ज्ञात करना है, मतलब इसका प्रसार करेंगे तो कुल पद कितने आएंगे? कुल पद सर n घात है तो n से एक ज्यादा पद आते हैं, मतलब घात 18 है तो 19 पद आएंगे। कितने? 19 पदों में 13वां पद कौन सा होगा ये निकालना है। क्लियर है क्या? तो सबसे पहले इसका व्यापक पद निकाल लो, ठीक है। तो बस कहानी वही है पूरी की पूरी फिर से, कि चूंकि a + b की घात n में जो व्यापक पद होता है जिसे आप tr+1 कहते हैं, यह सदैव NCR a की घात n-r और b की घात r होता है, ठीक है। अब यदि यहां पर a की जगह है x, a की जगह 9x और b की जगह -1/3 रूट x हो जाए, तो इसका जो व्यापक पद होगा, इसका व्यापक पद कैसे लिख सकते हैं सर? तो व्यापक पद बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, tr+1 बराबर, अच्छा यहां n का मान 18 भी है ना, n का मान 18 है, तो 18cr, ठीक है, 9x की घात 18 - r और 1/3 रूट x, वो भी ऋणात्मक चिन्ह के साथ, क्योंकि b का मान माइनस चिन्ह वाला है ना, -1 की घात r। क्लियर है? क्लियर है। आपको व्यापक पद नहीं निकालना, तो फिर क्या निकालना है? आपको निकालना है t13। तो t13 निकालने के लिए आप क्या रख देंगे? अपना r का मान 12 रख देंगे। r का मान 12 रखोगे तो r+1 13 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18c12, ठीक है, 9x की घात 18 - 12, साथ ही साथ -1/3 रूट x की घात 12। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अभी सिंपल करेंगे थोड़ा सा, क्लियर है ना? आपको 13वां पद निकालना है, r का मान आपने 12 रखा है। ओके, सो क्या ये 18c12 को अपन अभी छेड़ते नहीं है? ये हुआ 9x की घात 6 और देखो -1 की घात 12, ठीक है, 3 की घात 12 और वर्गमूल x की घात 12। इसे ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्या? मतलब तीनों की घात में 12 कर दिए। अब मैं आपको एक बढ़िया सी बात बताता हूं, देखिए आप इसे और थोड़ा सिंपल करेंगे, t13 को, तो 18c12 तो ठीक है, उसके बाद ये बनेगा 9 की घात 6 और x की घात 6 गुणा -1 की घात 12 तो 1 है, बिल्कुल ठीक है, और उसके बाद 3 की घात 12 गुणा
वर्गमूल x की घात 12, तो वर्गमूल x की घात 12 का मतलब है x की घात 1/2 की घात 12, है ना। चलिए ठीक है, तो ये जो t13 आपके सामने कैलकुलेशन करने पर मिलेगा 18c12। अच्छा, 9 की घात जो 6 है, 9 की घात 6 को लिखा जा सकता है 9 की घात 6 को 3 का वर्ग की घात 6, और अगर ऐसा होता है तो ये घातें गुणा हो जाती है, मतलब ये 3 की घात 12 के बराबर है। तो ऊपर वाली संख्या तो x गुणा 3 की घात या 9 गुणा 3 की घात 12 है, या 3 की घात 12 है, और ये x की घात 6 है। यहां पर भी 3 की घात 12, और इस केस में ये दोनों घातें फिर से गुणा हो जाएगी, तो 12 गुणा 1/2 घात 6 हो गई, है ना। अरे ये छोटा सा सूत्र होता है ना, a की घात m गुणा a की घात n, या a की घात m की घात n जो होती है वो a की घात mn हो जाती है। इसीलिए 12 का 1/2 में गुणा 6 हो जाएगा। क्या ये दोनों चीजें एक दूसरे से कटी? बिल्कुल कटी। तो ये सिर्फ और सिर्फ 18c12 मिलेगा। क्या मिलेगा? 18c12। तो 18c12 का मतलब 13वें पद में कहीं पर भी x नहीं है। ऐसे पद को x से स्वतंत्र पद कहा जाता है। क्या कहते हैं? कि ये जो पद है वो x से स्वतंत्र पद है। कौन सा पद है भाई साहब? ये पद x से पूरी तरह से स्वतंत्र है। देख सकते हैं आप लोग, बिना किसी परेशानी के इस सवाल का जवाब आप लोगों ने लिख दिया है। डन। चलिए प्रश्न नंबर 6 थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव है यार, मजा आता है ऐसे सवाल करने में, वैसा नहीं है। चलिए, निम्नलिखित प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको मध्य पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 8 आपके सामने दिया है। तो अगला है कि निम्नलिखित प्रसार में मध्य पद निकालिए। सवाल अपना वही है। मध्य पद के लिए आपने दो चीजें देखी है। सबसे पहले आपको इस बात का निर्धारण करना है कि n क्या होता है। n के निर्धारण करने के बाद हम बता सकते हैं कि मध्य पद 1 होगा या 2 होंगे। तो सबसे पहले यहां पर आप देखिए कि चूंकि अगर आप इसकी a प्लस बी की घात n से तुलना करें, a प्लस बी की घात n से अगर जो पद आपको दिया गया है उससे तुलना अगर की जाए तो a का मान तो x/3 है और b का मान 9y है। अब a का मान x/3 और b का मान तो 9y है। सो इन दिस केस अगर मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं तो n का मान यहां पर 10 है, और चूंकि n का मान एक सम संख्या है, ठीक है, चूंकि n एक सम संख्या है, इसीलिए इसका जो मध्य पद होगा, इसका जो मध्य पद होगा, ठीक है, इसलिए जो मध्य पद होना चाहिए वो n का आधा प्लस 1/2 पद होना चाहिए। मतलब n का आधा 10/2 प्लस 1वां पद, मतलब कौन सा पद? छठवां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। इसके प्रसार में कौन सा मध्य पद होगा? छठा पद जो है वो मध्य पद होगा। तो छठा पद निकालने का तरीका, मतलब सवाल अब आपको वैसा है कि इसका छठा पद निकालिए। आपने ये निर्धारित कर लिया कि मध्य पद कौन सा है, छठा पद है। तो छठा पद निकालने के लिए a b आपके पास है, n आपके पास है, ठीक है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं, x/3 प्लस 9y, कौन सा है सर जी? x/3 प्लस 9y की घात 10 का सबसे पहले व्यापक पद निकालना पड़ेगा। व्यापक पद जिसे आप TR+1 कह सकते हैं। अब ये फॉर्मूले के हिसाब से क्या होता है कि सर अगर मैं a प्लस बी का व्यापक पद निकालता हूं, a प्लस बी की घात n का अगर अपन TR+1वां पद निकालते हैं तो NCR a की घात n माइनस r और b की घात r, यही होता है ना। तो यहां पर a और b की जगह आपको x/3 और 9y दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 10CR x/3 की घात 10 माइनस r और 9y
की घात r। इतना क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब आपको निकालना है इसका छठा पद। ठीक है, तो जब tr+1 छठे पद के बराबर है, क्योंकि छठा पद ही मध्य पद है ना, ये जो है ये मध्य पद के बराबर है। हम लोगों ने अभी कैलकुलेशन किया कि t6 जो है मतलब जो छठा पद है वो मध्य पद है, तो r+1 बराबर 6 होना चाहिए। तो r का मान कितना रखा जाएगा? 5 रखा जाएगा। तो इस व्यापक पद में जब मैं r का मान 5 रख देता हूं तो मुझे छठा पद मिल जाता है। तो t5+1 बराबर 10c5, ठीक है, x/3 की घात 10-5 और 9y की घात 5। तो ये तो मिला t6, 10c5 तो 10c5, x की घात 5, 3 की घात 5, 9 की घात 5। ये जो 9 की घात 5 है ना, इसको लिख सकते हैं अपन 3 के वर्ग की घात 5, और ये वास्तव में 3 की घात 10 हो जाता है। अब 3 की घात 10 गुणा y की घात 5, 3 की घात 5 से 3 की घात 10 गए, तो t6 बराबर 10c5, 3 की घात 5, x की घात 5, y की घात 5। जो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 10c5 3xy पूरे की घात 5। यह आपका इसके प्रसार में मध्य पद है। आप इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं, कोई समस्या प्रश्न में नहीं है। ठीक है सर जी, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको यह सवाल क्लियर है। कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज कमेंट कर देना। बिना उसके आपको अगर मतलब देखिए, जैसे अगर हम और आप एक क्लास में होते और आपको कोई दिक्कत होती तो आप पूछते कि सर क्या समस्या है। यहां वो फैसिलिटी कमेंट के माध्यम से पूछी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं यार। m का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1 + x की घात n के प्रसार में x के वर्ग का गुणांक 6 हो। मतलब ऐसा बोला है कि जब मैं इसका प्रसार करूंगा तो इसका प्रसार करते समय x की घात 0 मिलेगी, या x की घात 1 मिलेगी, x की घात 0 मिलेगी, x की घात 2 भी मिलेगी। तो x की घात 2 के आगे जो संख्या लिखी रहेगी ना, x की घात 2 के आगे जो संख्या लिखी रहेगी वो 6 है। उस कंडीशन में ये n का मान या m का मान कितना है? ठीक है, अब उस कंडीशन में m का मान कितना है, या x + m या x + n, बात सेम ही है। तो देखो आपको यहां पर कहा गया है कि 1 + x की घात m में, ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं x + 1 की घात m, बात तो सेम ही है। उससे क्या होगा, पहला पद इसे मानेंगे। तो अगर इसका अपन द्विपद प्रसार करें तो सबसे पहले mc0 x की घात m आ जाएगा, या नहीं, जिसे जैसा लिखा है वैसे ही लिखे रहने दो, उसमें और थोड़ा आसान रहेगा। सबसे पहले ये मिलेगा mc0 1 की घात m x की घात 0, फिर mc1 1 की घात m-1 x की घात 1। आगे बढ़ रहे हैं, अगला क्या होगा, mc2 1 की घात m-2 x की घात 2, और आगे mc3 1 की घात m-3 x की घात 3, और अंतिम जो पद आएगा वो mcm x की घात m होगा। पर हमें इनमें से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है 1 + x की घात m के प्रसार में x के वर्ग का गुणांक कितना है, दैट्स इट। x के वर्ग का गुणांक कितना है, आपसे यह पूछा है। तो x के वर्ग का गुणांक मतलब वो संख्या जो x के वर्ग के आगे लिखी है। x के वर्ग के आगे लिखा है mc2 गुणा 1 की घात m-2। 1 की घात m-2 तो 1 ही होता है, तो ये मिला mc2। तो भाई साहब सवाल के हिसाब से mc2 इसका गुणांक है और वो 6 के बराबर है। तो प्रश्नानुसार mc2
बराबर 6। अब MC2 निकालने का तरीका, m और उससे एक कम संख्या बटा 2 बराबर 6। अब आप ना इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको इधर ले जाओ, ठीक है, तो आपको मिलेगा m गुणा m-1 बराबर 6 दूनी 12। अब ये 12 को दो क्रमागत संख्याओं के गुणनखंड में लिख दो, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐसा लिखने की कोशिश करें कि m गुणा m-1 जो है वो 4 गुणा 3 है, तो m का मान 4 होगा तो n का मान 4 - 3 होगा, बस। तो अतः m बराबर 4। दूसरा तरीका, यहां से एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तरीका नंबर 2, मेथड नंबर 2, ये जो है ना m गुणा m-1 बटा 12 या m-1 बराबर 12, ये हो जाएगा m का वर्ग माइनस m-12 बराबर 0, है ना। अब इसके गुणनखंड विधि से अपन हल निकाल सकते हैं। कैसे? 12 को लिख दिया 4 गुणा 3, तो 4m प्लस 3n माइनस 12 बराबर 0। यहां से आपने m में से 4 बाहर निकाला, यहां से 3 बाहर निकाला, सो फाइनली ये m-4 और ये m प्लस 3 है। सो अल्टीमेटली m के दो मान आए, ठीक है। कौन कौन सा? m बराबर 4 और -3। m का मान -3 नहीं हो सकता, अपन ने सवाल में धनात्मक मान का बोला है, तो m बराबर 4। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बोला गया है कि m जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। m जो है वो सदैव धनात्मक होना चाहिए, ऐसा लिख देना भाई साहब कि m जो है वो धनात्मक है, इसीलिए m बराबर 4 हमारा जवाब है। या तो ऐसे निकालो या ऐसे कर दो, ये भी सही है। मेरे हिसाब से ये चीज यहां सही रहती है। डन है क्या? चलिए, सो नेक्स्ट बात करते हैं आगे। आगे मतलब अगले प्रश्न की तरफ, अगर ये क्लियर है तो द्विपद प्रमेय के सवाल ज्यादा कठिन नहीं है यार। इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी कठिन नहीं है, बस छोटे छोटे सूत्र हैं, लगाते जाओ, आंसर पाते जाओ। निम्नलिखित में कौन बड़ा है? ओके, 101 की घात 50 या 99 की घात 50 और 100 की घात 50। देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 या 6 की घात 2, तो आप कहोगे 3 की घात 2 9 होता है, 4 की घात 2 16 होता है, तो ये भाई साहब तो 25 के बराबर और ये 36 के बराबर, अतः ये बड़े हैं, है ना। अगर मैं कहूं कि इनमें कौन बड़ा है, 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 2 और 5 की घात 2, तो आप कहोगे दोनों बराबर है, हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता चलता है। या इसको निकालोगे तो 9 प्लस 16 25 और ये भी 25। ये तो परेशानी की बात है ना। 99 की घात 50 और 100 की घात 50 कैसे निकालें? साथ में x की या 101 की घात 50, ये तो और बड़ी समस्या है। तो हम यहां द्विपद प्रमेय की मदद लेंगे। देखिए कैसे, ठीक है। माना, ठीक है, हमने मान लिया कि ये जो दो संख्या है ना, माना a नाम की संख्या है जिसका मतलब है 99 की घात 50 प्लस 100 की घात 50 और b नाम की संख्या है 101 की घात 50। ओके, फाइन, नेक्स्ट। अब एक बात बताइए मुझे, ये जो b है जो कि 101 की घात 50 है, क्या इसे 100 प्लस 1 की घात 50 लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है। अब क्या इसे a प्लस बी की घात n के सूत्र से खोला जा सकता है? खोला जा सकता है। a प्लस बी की घात n क्या होता है? a प्लस बी की घात होता है nc0 a की घात n, nc1 a की घात n माइनस 1 प्लस nc2 a की घात n माइनस 2, अच्छा b की घात 1, यहां b का वर्ग, ऐसे लेकर आखिरी में ncn b की घात n। इतना ही होता है। सो इन दिस केस क्या इसे लिखा जा सकता है? सबसे पहला पद 100c0, देखना, या n का मान 50 है ना, तो 50 c0 100 की घात 50 1 की घात 0। क्या ये क्लियर है ना?
100 की घात 50, 1 की घात 0, उसके बाद 50c1, 100 की घात 1 कम कर दो तो 100 की घात 50 में से 1 गए तो 99, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, उसके बाद 1 की घात 1 हो जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं है, फिर 50c2, 100 की घात 98, ऐसे लेकर आखिरी में आपको 1 बचेगा बस, है ना। NCN का मतलब 50c50 का मतलब 1 हो जाएगा। अब 50c1 का मतलब 1 बाय 1 कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले, 50c0 1 के बराबर, 50c1 50 के बराबर, है ना। तो ये जो 100 या 100 प्लस 1 की घात 50 है, इसे तो 101 की घात 50 फिर से लिख दिया, बराबर, क्या ये 1 गुणा 100 की घात या 1 गुणा 100 की घात 50 हुआ, जो कि 100 की घात 50 है, यहां से मिला, प्लस 50 गुणा 100 की घात 99, किसका, 50 गुणा 100 की घात 99, ठीक है, प्लस 50c2, 100 की घात 98, ऐसे लेकर आखिरी वाला जो पद है वो 1 है। ये जितने भी पद है ना, इनको आप धनात्मक, ये सारे के सारे पद धनात्मक है। 100 की घात 98, उसमें 50c2 करोगे तो भी वो धनात्मक ही आएगा, तो ये सारे के सारे अन्य धनात्मक पद हैं, ठीक है। क्या मैं इसे लिख सकता हूं, 101 की घात 50, 100 की घात 50 को a माइनस 99 की घात 50 लिख सकता हूं, है ना, या इसे 100 की घात 50 को सीधा सीधा b लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने इसे b माना था। 100 की घात 50 तो यहां पर है, प्लस 50 गुणा ये जो 100 है, इसे लिखा जा सकता है क्या, 99 प्लस 1 की घात 99, प्लस इसे लिख सकते हैं जितने भी पद हैं वो सारे के सारे धनात्मक पद हैं, तो अपन ने लिख दिया अन्य धनात्मक पद, अन्य जितने पद हैं वो सारे के सारे धनात्मक हैं। अब 99 प्लस 1 की घात 99, 99 की घात 50 से तो बड़ा ही होगा। अगर इसे भी द्विपद प्रमेय की मदद से खोलोगे, वही फॉर्मूला लगना है फिर से जो पीछे लिखा हुआ है। अब यहां a की जगह 99 और b की जगह 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 50 गुणा 99 की पावर 99 प्लस 99 गुणा 99 की पावर 98, साथ में ऐसे बहुत सारे पद, और यहां पर ये अन्य धनात्मक पद तो आ ही रहे हैं। सोचने की कोशिश करो, क्या सोचो कि ये 100 की घात 50 है जो यहां आ चुका, अब 99 की घात 50 से 99 की घात 99 तो बड़ा ही होगा ना, है ना, क्योंकि 99 की घात 99 99 की घात 50 से तो बड़ा होगा। अरे किसी धनात्मक संख्या की या 1 से बड़ी संख्या की जितनी ज्यादा घात होगी वो उतना बड़ा होता जाएगा। 99 तो 1 से बड़ा है, तो 99 की घात 99 99 की घात 50 से तो बड़ा होगा, उसमें 100 की घात 50 जोड़ दोगे तो यह संख्या पूरी की पूरी a से बड़ी आएगी, मतलब जो b है वो a से बड़ा है, बात खत्म। b a से बड़ा होने का मतलब है 101 की घात 50 सदैव 99 की घात 50 प्लस 100 की घात 50 से बड़ा है। दैट इज द फाइनल रिजल्ट। आप लोग देख सकते हैं, बिना किसी समस्या, बिना किसी परेशानी के द्विपद प्रमेय से इसे हल किया गया है। और यहां ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे सवालों में द्विपद प्रमेय आपका सहयोग करती है। चलिए प्रश्न है अगला कि 1 माइनस 3x प्लस 7x का वर्ग गुणा 1 माइनस x की घात 16 के प्रसार में x का गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो 1 माइनस 3x प्लस 7x का वर्ग, इसके बारे में कहीं कोई द्विपद प्रसार करने की आवश्यकता नहीं, दिया ही नहीं है कि द्विपद प्रसार करना है क्या, नहीं, घात दी है क्या, कुछ नहीं दी है। 1 माइनस x की घात 16 है और इसके प्रसार में मतलब इन दो, इसका प्रसार करोगे, अब ये जो प्रसार है वो इससे गुणा होगा, और
जो गुणा आएगा उसमें जैसे मान लीजिए इसमें आया x की घात 3, अब वो x की घात 3 1 से गुणा होके तो घात 3 बनाएगा, ये x की घात 3 x से गुणा होके घात 4 बनाएगा, ये x की घात 3 x की घात 5 से गुणा होके 2 से गुणा होके 5 बनाएगा। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि इसका प्रसार आसान है, लेकिन इसका प्रसार जब इसके साथ लड़ाई झगड़े करेगा तब जाके घातें जो है वो बदलेगी। एंड इन दिस क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि x की घात 1 का गुणांक क्या होगा। ऐसे सवाल अगर आप मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहे हैं अपने स्कूल के साथ साथ में, तब ऐसे सवाल आपको जेईई में भर भर के मिल जाएंगे। द्विपद प्रमेय पर काफी सवाल आए हैं भाई लोगों। तो देखो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यह पहचानना है कि x की घात 1 का गुणांक कब बन सकता है। x की घात 1 का जो गुणांक है वो तब बन सकता है जब इधर वाला x इधर वाले अचर पद से गुणा हो जाए। सुनने की कोशिश करना, जैसे मान लो मैं आपको समझाता हूं एक बार फिर से। आपके पास दो पद हैं, पहला जो पद है वो है 1 माइनस 3x प्लस 7x का वर्ग, मतलब एक तो ये है, दूसरा है 1 माइनस x की घात 16। अब देखने सुनने की कोशिश करना, आपको बनाना है x की घात 1। तो x की घात 1 कब बन सकता है, जब ये जो 1 है इधर से ये गुणा हो इधर किसी x की घात 1 वाले पद से, तो आपके सामने x की घात 1 बन जाएगा, है ना। इधर ये जो माइनस 3x है ये इधर वाले अचर पद से गुणा हो। अचर पद मतलब जो कांस्टेंट नंबर है जिसे अपन x या c कह देते हैं, तो यह बनेगा माइनस 3c x की घात 1। मतलब एक बार ये इनमें से किसी एक पद से गुणा होगा, ये इनमें से किसी एक पद से गुणा होगा। अब ये जो 7x की घात 2 है, 7x की घात 2 किसी भी पद से गुणा हो जाए ये कभी x की घात 1 नहीं बना सकता, क्योंकि यहां जितनी भी घात है उसमें सबसे छोटी घात 0 है। 7x की घात 2 को x की घात 0 में गुणा करोगे, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस वाले पद को 7x की घात 2 को x की घात 0 में गुणा किया, तो आपके सामने यहां पर 7x की घात 2 ही मिलेगा। x की घात 1 वाले में गुणा करोगे तो 7x की घात 3 हो जाएगा। मतलब इसको तो आप यहां किसी से भी गुणा नहीं कर सकते, यहां पर आप इसका गुणा x की घात 0 वाले से कर सकते हैं बस। तो आपको जब इन दोनों के प्रसार में x की घात 1 का गुणांक निकालना है तो आपको क्या करना है वो देखो। x की घात 1 कब कब बन सकता है, इधर से तो 1 गुणा 1 माइनस x की घात 16 में x की घात 1, दूसरा इधर से माइनस 3x गुणा 1 माइनस x की घात 16 में x की घात 0। अब अगर ये आप दो पद निकाल लेते हो तो आपका जवाब समाप्त है। अब 1 माइनस x की घात 16 का प्रसार करें, हमें क्या पता करना है, x की घात 0 और x की घात 1, बाकी से हमारा कोई मतलब है ही नहीं। तो सुनिए दोस्तों, a माइनस बी की घात 16 या a माइनस बी की घात n कितना होता है, nc0, ठीक है। a की घात n माइनस nc1, a की घात n माइनस 1, b की घात 1, ऐसे आगे डॉट डॉट चलते हुए आगे माइनस 1 की घात n, b की घात n हो जाता है। यहां पर सबसे पहले मिलेगा 16c0 1 की घात 16 माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये वाला पद एक बार आएगा, तो 16c1 1 की घात 15 और यहां पर x आ जाएगा। बाकी के जो पद हैं उनसे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो अचर पद चाहिए था और वो पद चाहिए था जिसमें x का गुणांक एक बार आया हो। तो 16c0 का मतलब तो 1 होता है, 1 की घात 16 का मतलब भी 1, 16c0 का मतलब 1 क्यों, क्योंकि nc0 का मतलब 1 होता है। तो यहां से तो मिला 1 माइनस 16c1 का मतलब nc1 वाला सूत्र n हो जाता है, तो यहां तो 16x हो जाएगा। बाकी आगे की कहानी पता नहीं, जो भी हो कोई मतलब नहीं है। आखिरी वाला जो पद आएगा वो माइनस x की घात 16 होगा। सो देखो यार, इसका जो जवाब है
इन दोनों को जोड़ना है और कुछ नहीं करना है। 1 गुणा 1 माइनस एक्स की घात 16 में एक्स की घात 1 जो आया उसका गुणांक कितना है -16 प्लस -3 है ना। अच्छा ये -16 एक्स है, इसको ऐसा लिख दो, अभी तो पद ही लिख देते हैं अपन, -3x और 1 माइनस एक्स की घात 16 में एक्स की घात 0 वाला पद मतलब अचर वाला पद वो तो 1 के बराबर है तो 1। सो आंसर आया -16x माइनस 3x जो कि आएगा -19x। मतलब जब आप इसे गुणा करोगे तो x के आगे लिखा रहेगा -19x और वही x का गुणांक होगा -19। अब ये जो तरीका है इसे सिस्टमेटिक वे में कैसे कर सकते हैं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि सर ये फॉर्मूला अपने पास है, ठीक है। अगर मैं यहां पर 1 माइनस एक्स की घात 16 का बहुपद निकालता हूं तो सबसे मिलेगा, पहले मिलेगा 16c0 1 की घात n माइनस 16c1 x की घात 1 16c2 x की घात 2 ऐसे लेकर आखिरी में माइनस एक्स की घात 16 आएगा, 16c16 आएगा जिसका मान 1 हो जाता है। जिसे सरल कर 16c0 का मान 1 है, 16c1 का मान 16, 16c2 का मान 16 गुणा 15/2 है ना। nc2 कितना होता है, n से एक संख्या कम का गुणा करके बटा 2 कर दो, तो 16c2 का मतलब है 16 गुणा 15/2। तो भाई साहब ये 8 से कटा तो 15 8 120, तो ये तो मिलेगा 120x का वर्ग। आगे जाकर ये मिला 16 की घात या x की घात 16, ये तो ऐसा आया, ठीक है। अगर आप इसमें 1 माइनस किसका गुणा करना है 3x प्लस x की घात 2 का गुणा करना है और 1 माइनस 16x प्लस 120x का वर्ग ऐसे लेकर x की घात 16 का गुणा करना है और इसमें आपको सिर्फ वो पद निकालना है जिसमें x का गुणांक मिले, मतलब सिर्फ x वाला पद मिले और कुछ नहीं मिले। तो देखो x वाला पद कब मिल सकता है, जब ये 1 इस 16 से गुणा हो और -3 ये 1 से गुणा हो। तो यहां से मिला -16x माइनस 3x। तो भाई साहब यहां गुणांक की जब बात होती है तब अपन x को हटा देते हैं, तो -16 गुणा -16 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू -19। जब गुणांक की बात आती है तो गुणांक का मतलब x के आगे क्या गुणा है, तो इन दोनों की मदद से x के आगे -16 गुणा है, इन दोनों की मदद से x के आगे -3 गुणा है। अब ये 1 अगर इससे गुणा हो जाएगा तो घात 2 बन जाएगी, ये 3x अगर 16x से गुणा हो जाएगा तो -48x का वर्ग बन जाएगा, जो कि अलग कहानी हो जाएगी। सो यहां पर आंसर हमारा आया -19, दैट इज अगेन द आंसर। सो भाई साहब बस इतनी सी कहानी है इस चैप्टर में। आपको और भी खतरनाक खतरनाक सवाल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लगातार फॉलो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अन्यथा मैग्नेट ब्रेन्स ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.magnetbrains.com पर आपके लिए लेक्चर्स की एक पूरी सीरीज तैयार करके रखी है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर जाइए www.magnetbrains.com लिखिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे मैग्नेट ब्रेन्स पर पहुंच जाएंगे। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आपको CBSE K2 12 लिखना है, मतलब आप, और हिंदी माध्यम का चयन करना। हिंदी माध्यम का चयन किया तो आपको कक्षा 11वीं यहां दिख जाएगी क्योंकि आप 11वीं कक्षा में हैं। 12वीं कक्षा का अगर आपका कोई दोस्त है तो वो 12वीं कक्षा पे क्लिक करेगा। गणित विषय दिखेगा NCERT के साथ, क्लिक किया आपको पूरे कोर्स का स्ट्रक्चर दिख जाएगा कि हम इस किताब में, इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, और चैप्टर्स के नाम जो हो चुके हैं आपको दिख जाएंगे। हर चैप्टर के कुछ वीडियोस रहेंगे जिनमें वो चैप्टर खत्म हुआ है। जिस भी वीडियो पर क्लिक करोगे वो वीडियो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। द बेस्ट वे टू फाइंड आउट एनी वीडियो। बढ़िया बात है। बाकी अगर आप को नहीं पता है तो पता कर लीजिए कि यहाँ जो भी पढ़ाया जाता है वो पूरी तरह मुफ्त है। आपको किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पर कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।
आप किसी भी कक्षा में हो, कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक, आपको समस्त विषय पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाए जाते हैं। बाकी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली कक्षा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।